Hello guys and welcome back to our channel. My name is Archie and this is chapter 4th of class 12th NCERT and the chapter is psychological disorders. तो ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है of the complete chapter, ठीक है. And this video is a part of our ongoing crash course for CUT UG Psychology 2025 जहाँ पे I am providing content regarding psychology domain for your CUT UG. ठीक है, यहाँ पे हम लोग सारे चैप्टर्स क्लास 12 एनसीईआरटी के डिस्कस कर रहे हैं, प्लस आई एम आल्सो प्रोवाइडिंग यू द पीवाईक्यूज. ठीक है, एंड आल्सो ये जो वन शॉट है दे आर रेलेवेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आल्सो एंड नेक्स्ट ईयर के भी सीयूटी यूजी के लिए भी रेलेवेंट रहने वाले हैं. ठीक है, एंड प्लस आई एम आल्सो गिविंग यू चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज. ठीक है, चैप्टर वाइज आई हैव सेग्रीगेटेड ऑल द पीवाईक्यूज व्हिच वर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तो उनको भी आई एम सॉल्विंग ऑन द चैनल. ऑल्सो उनकी सारी पीडीएफ्स और ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, तो मेक श्योर आप सब ज्वाइन कर लो. एवरी लिंक विल बी प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, सो विद दिस नाउ वी विल स्टार्ट. तो सबसे पहले व्हाट ऑल वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, येट काफ़ी स्ट्रेस भी देता है चैप्टर, बिकॉज हो सकता हो आपको ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता हो, बट थ्रू दीज नोट्स आई हैव ट्राइड कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी में उसको कपल करके एक सिंगल स्पेशली टेबुलर फॉर्म में आई ट्राई टू सेग्रीगेट देम, जिससे कि आपको बहुत आसानी से एक ही जगह पे सारे डिसऑर्डर्स मिल जाए और जितना रेलेवेंट हो उतना कंटेंट याद करो. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, बट वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. तो अगर आपको हर डिसऑर्डर के सिम्टम्स पता है, प्लस पीवाईक्यूज में जो डिसऑर्डर्स पूछे गए हैं, जिनके सिम्टम्स पूछे गए, अगर आप वो सब कवर कर लेते हो तो मोरलेस आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट ऑल विल स्टडी, we will start with introduction, then what are the concepts of abnormality. ठीक है, abnormality क्या होता है और psychological disorders क्या होते हैं, psychological disorders को हम लोग classify कैसे करते हैं, abnormal behavior को समझने के पीछे कौन कौन से factors होते हैं, then at the end we will look at the some major psychological disorders, उनके symptoms, उनके classification सबके बारे में बात करेंगे. तो starting with the introduction कि क्या है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब आप कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे आप समझोगे किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को. तो हमको पता है कि साइकोलॉजी इट इज द साइंस, इट इज दैट ब्रांच जो कि ह्यूमन बिहेवियर को इन जनरल स्टडी करने की कोशिश करती है. साइकोलॉजी का पूरा फोकस ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड पे होता है. तो जब भी व्हेन द बिहेवियर कैन नॉट बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सिचुएशन, इट इज सेड टू बी मैल अडेप्टिव. जब भी आपका कोई ऐसा बिहेवियर जो आप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपके उस बिहेवियर को वी विल टर्म इट एज मैल अडेप्टिव बिहेवियर. ठीक है, मतलब वो बिहेवियर अडेप्टिव नहीं है टू द सिचुएशन, टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सिचुएशन. लेट्स से कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको बहुत हम्बल रहना है, बहुत काम रहना है, ठीक है, बट वहां पे भी आप बहुत ज्यादा एग्रेशन शो कर रहे हो, सो मे बी आपके उस बिहेवियर को हम लोग मैल अडेप्टिव टर्म कर सकते हैं. बट यू शुड रिमेंबर कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में कोई भी डिसऑर्डर हम सिर्फ अगर कोई भी आपका बिहेवियर मैल अडेप्टिव एबनॉर्मल हम सिर्फ अगर एक दो बार हो गया तो नहीं टर्म करेंगे. अगर लंबे टाइम तक, क्रॉनिक टाइम तक अगर वो बिहेवियर शो हो रहा है, मैल अडेप्टिव बिहेवियर शो हो रहा है, तो तब हम उसको एक एबनॉर्मल या फिर मैल अडेप्टिव बिहेवियर कह सकते हैं. ठीक है, सो एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द एरिया विद इन साइकोलॉजी दैट इज फोकस्ड ऑन द मैल अडेप्टिव बिहेवियर. तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी वही ब्रांच है साइकोलॉजी की. वी नो साइकोलॉजी में अलग अलग ब्रांचेस आती है, न्यूरो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. ठीक है, तो अलग अलग ब्रांचेस में से एबनॉर्मल साइकोलॉजी ऐसी ब्रांच है जो कि इस एबनॉर्मल बिहेवियर, मैल अडेप्टिव बिहेवियर पे फोकस करती है कि इसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, क्या आखिर में क्या ट्रीटमेंट होते हैं जिससे हम इस मैल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं. गॉट इट? ठीक है, तो अगर अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो कार्ल यंग ने एक बहुत अच्छा कोट दिया है. व्हाट ही सेड हाउ कैन आई बी सब्सटैंशियल विदाउट कास्टिंग अ शैडो. मतलब सब्सटैंशियल का मतलब रियल, कि मैं कैसे रियल हो सकता हूं विदाउट कास्टिंग अ शैडो, विदाउट हैविंग अ शैडो ऑफ माय ओन. व्हाट इज शैडो? अकॉर्डिंग टू कार्ल यंग, अगर आपने कार्ल यंग की पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ी होगी, तो शैडो इज नथिंग बट द डार्क साइड ऑफ योर पर्सनालिटी. तुम्हारी पर्सनालिटी की डार्क साइड, तो हर एक पर्सनालिटी की एक डार्कर साइड होती है. ठीक है, तो कार्ल यंग कहते हैं कि मैं एक रियल ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकता हूं अगर मेरी पर्सनालिटी, मैं भी डार्कर साइड ना हो मेरी पर्सनालिटी का. आई मस्ट हैव अ डार्क साइड टू इफ आई एम टू बी होल एंड बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ माय शैडो. अगर मुझे होल बनना है, मुझे कॉन्शियस रहना है अपनी डार्कर साइड ऑफ द पर्सनालिटी से, आई रिमेंबर वंस मोर दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग लाइक एनी अदर. तो इस डार्कर साइड से ये चीज से एक्नॉलेज करना कि हाँ आई एम ह्यूमन बीइंग, आई टू कैन मेक मिस्टेक्स, और मेरी अगर अच्छी साइड्स होंगी मेरी पर्सनालिटी की तो कुछ खराब साइड्स भी होंगी, कुछ डार्कर साइड्स भी होंगी. तो अगर मैं इनको भी कंबाइन करूंगा, मैं इनको भी एक्सेप्ट करूंगा विद माय होल हार्ट, तभी आई कैन रिमेंबर, तभी आई कैन से दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक एनी अदर.
ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना कार्ल यंग ने फोकस करा, कितना स्ट्रेस करा अपॉन द डार्कर साइड ऑफ द पर्सनैलिटी की। एक पर्सनैलिटी की एक अच्छी साइड है तो एक डार्क साइड भी है, हमें दोनों को ही विद होल हार्ट हम दोनों को ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए टू बी अ ह्यूमन बीइंग। मूविंग ऑन, अब एबनॉर्मलिटी के क्या कंसेप्ट है। सो व्हाट इज एबनॉर्मलिटी? एबनॉर्मलिटी क्या होता है? द वर्ड एबनॉर्मल, ये जो वर्ड है एबनॉर्मल, इट लिटरली मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर, एबनॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल इज समथिंग जो कि नॉर्मल है, जो कि एकदम परफेक्ट ऑल राइट है। ठीक है, एबनॉर्मल जो कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से कुछ अवे, नॉर्मल से डिविएट कर रहा है। ठीक है, डिविएट का मतलब क्या है? डिविएट का मतलब यही है अवे, दूर जा रहा है नॉर्मल से। इट इम्पाइल्स डिविएशन फ्रॉम सम क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे एबनॉर्मलिटी को समझने के दो कंफ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं। सो इसको अभी हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट, साइकोलॉजी में देयर इज नो आइडियल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर। कोई भी एक आइडियल मॉडल बिहेवियर का नहीं होता है कि तुम कह दो कि हाँ ये एक परफेक्ट आइडियल मॉडल है बिहेवियर का, अगर आप इस मॉडल को फॉलो कर रहे हो तो वी कैन से यू हैव अ नॉर्मल बिहेवियर। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज साइकोलॉजी में देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी। जितने टाइप के ह्यूमन बींग्स होंगे, उतने टाइप की पर्सनैलिटीज होंगी, उतनी टाइप की उनके बिहेवियर होंगे, तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज नो आइडियल मॉडल, कोई भी एक आइडियल मॉडल और नॉर्मल मॉडल नहीं है ह्यूमन बिहेवियर का टू यूज एज अ बेस फॉर कंपैरिजन, जिससे हम कंपेयर कर सके नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर के बीच में। ठीक है, तो बहुत सारी अप्रोचेस हैं, डिफरेंट अप्रोचेस, जिससे हम नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर को डिस्टिंग्विश करते हैं। मेन टू बेसिक अप्रोचेस हैं। क्या क्या? सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एबनॉर्मलिटी को एज डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, कि तुम्हारा बिहेवियर एबनॉर्मल है इफ जो तुम्हारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं। व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्म्स? मतलब कुछ रूल्स, तुम्हारी सोसाइटी के कुछ रूल्स, अगर उन रूल से अलग बिहेवियर तुम शो कर रहे हो तो तुम्हारा बिहेवियर एबनॉर्मल है। ठीक है, पहला व्यू पॉइंट ये कहता है। मतलब ईच सोसाइटी हैज नॉर्म्स विच आर स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट। ठीक है, कुछ स्टेटेड हो सकते हैं रूल्स, कुछ अनस्टेटेड, मतलब कि इतने साल से चलते चले आ रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने उनको फॉलो किया, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको फॉलो करा, सो नाउ यू आर ऑल्सो कंपेल्ड टू फॉलो देम। तो ऐसे कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं हर एक सोसाइटी के, और ऐसे बिहेवियर है, ऐसे थॉट्स, इमोशंस जो इन्हीं सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक कर दे, उनको हम एबनॉर्मल कहते हैं, उनको हम एबनॉर्मल कहते हैं। तो ये एक पहला व्यू पॉइंट है, पहली अप्रोच है कि कैसे हम किसी बिहेवियर को एबनॉर्मल कह सकते हैं। अगर वो तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी सोसाइटी के व्यूज के अगेंस्ट में है, सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट में वो तुम बिहेव कर रहे हो, तो हम तुमको तुम्हारे बिहेवियर को एबनॉर्मल कह देंगे। ठीक है, लेट्स से एक सोसाइटी जो कि बहुत ही पेट्रियार्कल बेस्ड सोसाइटी है, जहां पे वुमेन की नीड्स को या वुमेन को सिर्फ दे आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द होम। ठीक है, कि सिर्फ वो नर्चरिंग और इन सब के लिए ही रोल, इन सारे रोल्स के लिए बनी है। सो अगर इस टाइप की सोसाइटी में यू एज अ वुमेन तुम बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो, ठीक है, अपने करियर पे फोकस करती हो, एंड तुम ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती हो, सो दिस इज कंप्लीटली फाइन। एनवायरमेंट के साथ हम देखेंगे कितना ज्यादा ये चीज बदल रही है, बट स्टिल अगर आपकी सोसाइटी बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल है एंड आप उसके बिल्कुल एकदम अपोजिट में बिहेव कर रहे हो, तो हो सकता है बिकॉज यू आर डिविएटिंग फ्रॉम दी सोशल नॉर्म्स ऑफ योर सोसाइटी, तो तुम्हारे इस बिहेवियर को एबनॉर्मल टर्म कर दिया जाए। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट व्यू पॉइंट। सेकंड व्यू पॉइंट क्या है? एबनॉर्मलिटी एज मैल अडेप्टिव बिहेवियर, क्योंकि कोई भी बिहेवियर को एबनॉर्मल हम तब कह सकते हैं कि अगर वो योर बिहेवियर इज मैल अडेप्टिव, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इफ योर बिहेवियर इज नॉट अडेप्टिव टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सिचुएशन, तो हम उस बिहेवियर को मैल अडेप्टिव कह सकते हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग फोकस इज नॉट ऑन द सोसाइटीज अप्रूवल बट इंडिविजुअल के वेलबींग पे है यहाँ पे फोकस। तो अगर तुम्हारा बिहेवियर एबनॉर्मल तब कंसीडर किया जाएगा अगर वो डेली फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर कर रहा है, मतलब तुम्हारा एक ऐसा बिहेवियर हो गया जिसकी वजह से तुम डे टू डे फंक्शनिंग के टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो। ऑलराइट, सो दीज वर द टू बेसिक एंड कंफ्लिक्टिंग व्यूज ऑन एबनॉर्मलिटी। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर दी 4 Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक भी है, और इससे पीवाईक्यू में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया है कि आइडेंटिफाई द 4 Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी। तो इन चारों के नाम याद रख लो, नाम से ही आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला इज डिवियंस। देखो, डिवियंस इस वर्ड का मतलब ही होता है डिविएट करना, मतलब डिफरेंट। ठीक है, इट मीन्स डिफरेंट। तो तुम्हारा कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि थोड़ा डिफरेंट हो, जो कि अनयूजुअल हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, तो हम कह सकते हैं कि योर बिहेवियर इज एबनॉर्मल। ठीक है, बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये जो सारे 4 Ds हैं, दीज आर नॉट कंप्लीट क्राइटेरिया। ठीक है, ये आप अभी इतना नहीं पढ़ोगे। बैचलर्स में जब आप जाओगे और एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ोगे, तो वहां पे आपकी टीचर्स दे विल फोकस, दे विल स्पेसिफिकली इस चीज पे स्ट्रेस करेंगे कि ये जो 4 Ds होते हैं ये कंप्लीट क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी आती है।
ठीक है, कमिंग बैक, डिवियंस क्या होता है कि जब आपका बिहेवियर अनयूजुअल हो, डिफरेंट हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। एग्जांपल, हियरिंग वॉइसेस दैट नो वन एल्स कैन हियर। ठीक है, कुछ आपको हो सकता है ऐसा सुनाई दे रहा हो, ऐसा दिखाई दे रहा हो जो किसी और को ना सुनाई दिखाई दे रहा हो, दैट योर बिहेवियर इज डिविएंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज साइकोलॉजिकल पेन। ठीक है, इमोशनल साइकोलॉजिकल पेन जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, अनबियरेबल एक टाइप का इमोशनल साइकोलॉजिकल पेन जो कि अनप्लीजेंट सा है, अपसेटिंग सा है। ठीक है, सो जैसे कि यू आर फीलिंग सो एंशियस दैट यू क्राई डेली एंड कांट फोकस ऑन वर्क और स्टडीज। कभी कभी रोना ठीक है, बट इफ यू आर क्राइंग डेली, तुम रोज ही एंशियस फील कर रहे हो, रोज रो रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग सा है। नेक्स्ट इज डिसफंक्शन। डिसफंक्शन इट इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर डे टू डे एक्टिविटीज, जब तुम फंक्शन नहीं कर पा रहे हो। एंड ये जो क्राइटेरिया इट इज नियरली कंपलसरी इन ईच एंड एवरी ऑफ योर डिसऑर्डर। अगर तुम डीएसएम देखोगे तो डीएसएम के हर डिसऑर्डर में ये क्राइटेरिया तो है ही कि अगर वो डिसऑर्डर इट लीड्स टू डिसफंक्शन, कि तुम फंक्शन नहीं कर पा रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज को कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तो हम तुम्हारे इस बिहेवियर को एबनॉर्मल कह सकते हैं। जैसे यू आर अवॉइडिंग ऑल सोशल कॉन्टैक्ट ड्यू टू फियर, तुम्हारे इतना डर है कि तुमने सारे सोशल कॉन्टैक्ट अपने अवॉइड करना शुरू कर दिए। ठीक है, यू ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। तो इस तरीके से ये सब तुम्हारी डेली लाइफ में जब ऐसे हैम्पर करे तो उस बिहेवियर को डिसफंक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट इज डेंजर। बिहेवियर लीड्स टू हार्म। ठीक है, जब तुम्हारा बिहेवियर डेंजरस है टू अदर्स, टू योरसेल्फ, तुम्हारे खुद के लिए, तुम्हारे आसपास लोगों के लिए, जब फिजिकल हार्म पहुंचा सकता है तुम्हारा बिहेवियर, तो इस बिहेवियर को भी हम लोग एबनॉर्मल कहेंगे। ठीक है, अ पर्सन ट्राइंग टू हार्म देमसेल्व्स और अदर्स ड्यू टू सीवियर इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो ये 4 डीज एबनॉर्मलिटी के, डिवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस मोर कि ये जो 4 डीज हैं, दीज आर नॉट कंप्लीट क्राइटेरिया, ये कंप्लीट क्राइटेरिया नहीं होते हैं। ठीक है, so we know कि people have vague ideas about psychological disorders that are characterized by superstition, ignorance and fear. The stigma attached to mental illness means that people are hesitant to consult a doctor or psychologist because they are ashamed of their problems. ठीक है, बहुत ज्यादा we know कि stigma attached है to mental illness, to psychological disorders, and usually हम लोग तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और हम लोग कंसल्टेशन के लिए भी जाने में अवॉइड करते हैं। वी आर रिलेक्टेंट, बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट, हेजिटेट होते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा अशेम्ड होते हैं इस चीज को लेके। सो अभी भी काफी ये चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, काफी अप्रोचेस भी यूज करी जा रही, काफी ये चीजें इवॉल्व भी हो रही हैं ताकि ये सब रिड्यूस हो जाए। बट आप एज अ साइकोलॉजी इंथुजियास्ट, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, आपकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आसपास मेंटल इलनेस के लिए आप एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाओ, एक पॉजिटिव अवेयरनेस लेके आओ, सो दैट एवरीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए एंड दे शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। मूविंग ऑन टू द वेरियस थ्योरीज। ठीक है, कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं, कौन सी ऐसी अप्रोचेस हैं जिससे हम कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी अबनॉर्मल बिहेवियर को, तो अलग अलग थ्योरीज ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है कि अच्छा अबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर। स्टार्टिंग विद सुपरनैचुरल अप्रोच। सुपरनैचुरल अप्रोच जो कि आज भी हमको देखी जाने को मिलती है, सुपरनैचुरल अप्रोच इज एक्सप्लेन्ड बाय सुपरनैचुरल फोर्सेस। मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि तुम्हारा जो भी अबनॉर्मल बिहेवियर है ये कुछ सुपरनैचुरल फोर्सेस जैसे कि भूत, प्रेत, एविल स्पिरिट्स, इन सब की वजह से है कि बॉडी में तुम्हारे ये सब स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसकी वजह से तुम्हारा बिहेवियर एबनॉर्मल है। तो अगर एक्सप्लेनेशन ऐसा है कॉज के लिए, तो ट्रीटमेंट भी कुछ ऐसा ही होगा। तो द ट्रीटमेंट यूज्ड हियर इज एक्सॉर्सिज्म। ठीक है, एक्सॉर्सिज्म में क्या होता है, एक्सॉर्सिज्म में जो पंडित वगैरह होते हैं दे यूज्ड टू रिमूव द एविल। ठीक है, झाड़ फूक करके ये सब तरीके से जो बॉडी के अंदर एविल, भूत प्रेत, शैतान है उसको रिमूव कर देंगे एंड इट इज बिलीव्ड कि जब वो रिमूव हो जाएगा तो तुम्हारा नॉर्मल बिहेवियर भी बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। सो दिस वाज द सुपरनैचुरल अप्रोच। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक अप्रोच क्या कहती है कि तुम्हारा जो भी स्ट्रेंज बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर है, ये बॉडी और ब्रेन की मैल फंक्शनिंग की वजह से हुआ है कि बॉडी ब्रेन में कुछ ऐसी मैल फंक्शनिंग, बॉडी और ब्रेन सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, इस वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर है तुम्हारा। तो अगर इसकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगी तुम्हारा बिहेवियर भी नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच कहती है कि तुम्हारा ये एबनॉर्मल बिहेवियर इट इज ड्यू टू द इनएडिक्वेसी, जिस तरीके से तुम सोचते हो, जिस तरीके से तुम फील करते हो, तुम बहुत ज्यादा, तुम्हारा एक नेगेटिव बिलीफ है तुम्हारे खुद के बारे में, आसपास के बारे में, वर्ल्ड के बारे में इन जनरल। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शंस हैं कुछ, और अगर हम उनको सही कर देंगे तो फिर तुम्हारी ये डिसऑर्डर या बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर भी सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे सोचने में दिक्कत है।
नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। तो ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच ये ग्रीक थिंकर जैसे कि प्लेटो, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल इन्होंने दी थी, और ये कहते थे कि कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर इट इज ड्यू टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन। इमोशन और रीजन के कन्फ्लिक्ट की वजह से कोई भी बिहेवियर अबनॉर्मल बिहेवियर आता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि दिल और दिमाग इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। सो अगर इमोशन कुछ और कह रहे हैं, तुम्हारे रीजन कुछ और कह रहे हैं, तो इनके कन्फ्लिक्ट की वजह से कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर आता है। नेक्स्ट इज योर 4 ह्यूमर्स थ्योरी एज गिवन बाय गैलन। ये हम लोगों ने पर्सनालिटी अप्रोचेस में भी पढ़ा था, जो कि जहां पे गैलन कहते हैं कि हमारी बॉडी में 4 फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स है, और इनके इम्बैलेंस की वजह से कोई भी डिसऑर्डर अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। जैसे कौन से 4 फ्लूइड्स हैं? ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फेलगम। ठीक है, सो दिस थ्योरी इज क्वाइट सिमिलर टू द त्रिदोष थ्योरी ऑफ इंडियन आयुर्वेदा, जहां पे वो बोलते हैं कि हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, विच आर वट, पिट एंड कफ, और इनके अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग डिग्री में ये होते हैं, और इनकी इम्बैलेंसेस की वजह से कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। ये भी हम लोगों ने पर्सनालिटी अप्रोचेस में देखा था। नेक्स्ट इज डेमनोलॉजी। अब हम यहाँ पे मिडिल एजेस पे पहुंच गए। मिडिल एजेस में द अप्रोच विच वाज प्रेवलेंट वाज डेमनोलॉजी। डेमनोलॉजी इट इज क्वाइट सिमिलर टू द सुपरनेचुरल अप्रोच, जहां पे ये बोला जाता था कि मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन लोगों के साथ होती हैं जो इविल हैं, जो भूत हैं, जिनके अंदर है भूत प्रेत, जो कि शैतान लोग हैं, उनके साथ ये मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब इसका फिर ट्रीटमेंट भी इस तरीके से होगा कि विच हंट्स होते थे बहुत ज्यादा, इन्हीं भूत प्रेतों को पकड़ा जाता था इस पीरियड में। तो मिडिल एजेस में डेमनोलॉजी प्रिवेल करती थी। नेक्स्ट अब आता है रेनेसॉ। अभी नो कि रेनेसॉ वो पीरियड है जहां पे ह्यूमन क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जहां पे ह्यूमनिज्म इन जनरल ये अप्रोच आती है, जहां पे ह्यूमन बींग्स को क्यूरियोसिटी के साथ देखा जाता है, एंड दे आर नॉट लिंक्ड विद डेमनोलॉजी और सुपरनेचुरल अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फेथ से हटके रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, रेशनल लॉजिकल हम लोग बिलीव्स दे रहे हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो ह्यूमनिज्म अप्रोच में सबसे पहले आते हैं जॉन वीवर। तो जॉन वीवर ही वाज द वन जिन्होंने एम्फसाइज करा कि जो भी साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड तुम्हारे डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप्स की वजह से होता है। ठीक है, जितना रिलेशनशिप्स बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, प्लस साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स है तुम्हें, मतलब तुम सोच कुछ और रहे हो, तुम बिहेव कुछ और कर रहे हो, फील कुछ और कर रहे हो, तो इन सब की वजह से, इन दोनों चीजों की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसा जॉन वीवर का कहना था। नेक्स्ट इज द एज ऑफ इनलाइटनमेंट। एज ऑफ इनलाइटनमेंट जहां पे हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड इट रिप्लेस फेथ। जो डॉगमा के मेथड्स थे अब उसको रिप्लेस्ड हो गए थे, दे वर बीइंग रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक मेथड, जहां पे रीजन, जिसको हम लोग एज ऑफ रीजन एंड इनलाइटनमेंट कहते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करी जाने लगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे असाइलम्स वगैरह स्टैब्लिश करने जाने लगी, जहां पे मेंटली इल लोगों को कम्युनिटी केयर प्रोवाइड करने जाने लग गई थी। ठीक है, जिसको हम लोग डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी कहते हैं। और हम देखेंगे इसी दौरान पहला क्लिनिक स्टैब्लिश हुआ था, जिसको लाइटमर विटनर ने एस्टैब्लिश किया था, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो जो भी रिफॉर्म्स, या फिर हम इसको रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं, तो जो भी रिफॉर्म मूवमेंट या रिफॉर्म्स आए थे वो सब तुम्हारे इनलाइटनमेंट फेज में आए थे, जहां पे असाइलम्स वगैरह एस्टैब्लिश होने लगे थे। एंड द लास्ट इज योर बायोसाइकोसोशल अप्रोच, जो कि मॉडर्न व्यू पॉइंट है, मॉडर्न अप्रोच है रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जहां पे ये बोला जाता है कि कोई भी डिसऑर्डर इट इज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। इन तीनों फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से ही कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन्फ्लुएंस होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? लेट्स से तुम्हारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई एब्नॉर्मलिटी हो, तुम्हारे जीन्स, तुमने कोई जेनेटिकली तुमने कोई डिसऑर्डर इनहर्ट कर लिया हो, ठीक है, या फिर फॉल्टी न्यूरोट्रांसमीटर्स हो। बहुत बार ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की बहुत ज्यादा या तो एक्सेस हो जाती है या फिर बहुत कम मात्रा में वो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। सो दीज वर दी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे हमने बात करी कि कुछ तुम्हारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। तो द लास्ट आर योर सोशल फैक्टर्स, कि तुम्हारा हो सकता हो तुम्हारा इन्वायरमेंट ऐसा रहा हो जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस तुमको बहुत मिले हो, या चाइल्डहुड में तुमको इतना मेंटल सपोर्ट ना मिला हो फ्रॉम योर केयर गिवर्स। तो दीज ऑल आर द वेरियस फैक्टर्स जिससे कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सो दीज वर द वेरियस अप्रोचेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज कि जब हम कोई स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कुछ कैटेगरीज में बांट देते हैं, एंड दीज कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर कुछ डिसऑर्डर्स उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम उनको एक कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, एक कैटेगरी में रख देंगे ऑफ स्पेसिफिक डिसऑर्डर। सो अब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? व्हाई इज क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट? सो सबसे पहला, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर रीजन इज फॉर हैविंग अ सिमिलर वोकैबुलरी। ठीक है, एक सिमिलर वोकैबुलरी होने के लिए, एक सिमिलर लैंग्वेज होने के लिए, कि कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो, फॉर एवरीवन द वर्ड डिप्रेशन मीन्स द सेम। चाहे कोई इंडियन साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे कोई वो यूएस में हो, चाहे फ्रांस में हो, हर किसी के लिए डिप्रेशन वर्ड का मतलब सेम हो।
ठीक है, ताकि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपस में अबाउट द डिसऑर्डर। तो ये तभी हो पाएगा जब हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, एक सिमिलर वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे। एंड नेक्स्ट इज the classification, it also helps in understanding the causes of psychological disorders, cause क्या है, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, etc. So this is why classification is important. अब दो मेजर क्लासिफिकेशन है विच आर बीइंग फॉलोड बाय द वर्ल्ड, ठीक है, दो मेजर क्लासिफिकेशन ही फॉलो होते हैं। सबसे पहला इज योर डीएसएम, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये फुल फॉर्म अच्छे से याद करना। और यहाँ पे ऑफन ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिकल, इसको कुछ तो उलट फुलट करके कुछ और वर्ड ऐड कर देते हैं, तो वर्ड्स पे काफी ध्यान देना। द वर्ड्स आर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये एक मैनुअल है जो कि क्लासिफाई करती है बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। किसने पब्लिश किया था? इट वाज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, एपीए, जिसको हम लोग पॉपुलरली कहते हैं। तो डीएसएम इट वाज पब्लिश्ड बाय एपीए। अच्छा, एपीए में भी याद रखना, एक होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और एक होता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन वाज द वन जिसने डीएसएम को पब्लिश कराया। तो ये भी हो सकता है कि वो साइकेट्रिक, साइकोलॉजिकल इन सब में इंटरचेंज कर दे। तो यहाँ पे याद रखना द वर्ड इज साइकेट्रिक, इन्होंने पब्लिश करा था डीएसएम को। तो करंटली हम देखेंगे डीएसएम 5 टीआर करंटली यूज में है, ठीक है, बट इन योर एनसीईआरटी इट इज मेंशन 5th एडिशन, ठीक है, डीएसएम 5 मेंशन है। तो डीएसएम 5, अच्छा टीआर क्या होता है? आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। टीआर इज टेक्स्ट रिवाइज्ड, मतलब जब आपके पास कोई इतना ज्यादा कुछ नया ऐड करने को नहीं होता है कि हमें पूरी नई ही मैनुअल बना दे, इतना सारी चीजें नहीं होती, तो हम लोग एक टेक्स्ट रिवाइज्ड वर्जन निकालते हैं, ठीक है। सो डीएसएम 5 हम कह सकते हो कि इट इज द करंट मैनुअल विच इज बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट इज योर आईसीडी। नेक्स्ट इज आईसीडी विच इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। इसको किसने पब्लिश किया था? इट वॉज पब्लिश बाय हु, विच इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑफिशियली इंडिया में हु ही यूज करी, मतलब आईसीडी ही यूज करी जाती है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस में देखोगे बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जब भी आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करना है तो आईसीडी इट इज यूज्ड, इट इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। पर अगर हम लोग एकेडमिकली बात करें, एकेडमिक्स में डीएसएम पढ़ाई जाती है, ठीक है, क्योंकि डीएसएम की लैंग्वेज ज्यादा अच्छी होती है फॉर एकेडमिक पर्पस, तो डीएसएम पढ़ाई जाती है आपको बैचलर्स मास्टर्स में, बट आईसीडी प्रैक्टिस में है इन इंडिया। तो अभी अगर हम देखें तो करंट वर्जन वैसे आईसीडी का 11th वर्जन आ चुका है 2022 में, बट अगेन इन योर एनसीईआरटी इट इज मेंशन आईसीडी 10th वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी वेरियस फैक्टर्स जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जिनको हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं सारे अप्रोचेस को। हम लोगों ने कुछ पहले भी देखी जो कि इवॉल्विंग अप्रोचेस थी, कि पहले सुपरनेचुरल थी एंड फिर उससे इवॉल्व कर करके टुडे वी फॉलो द बायोसाइकोसोशल अप्रोच। बट यहाँ पे वी विल टॉक सम फैक्टर्स जो कि साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज करे जाते हैं फॉर वेरियस डिसऑर्डर्स। सबसे पहला इज द बिहेवियरल मॉडल, ठीक है। बिहेवियरल मॉडल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर बिहेवियरल स्कूल, जहां पे इट सेज कि तुम्हारा जो भी बिहेवियर होता है इट इज लर्न थ्रू आउट योर लाइफ। तुम हर पूरी जिंदगी में अपने कुछ बिहेवियर सीखते हो, ठीक है, कुछ बिहेवियर सीखते हो। तो बिहेवियरल मॉडल कहता है कि तुम्हारा कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इट इज ड्यू टू मैल अडेप्टिव बिहेवियर। तुमने कोई एक ऐसा मैल अडेप्टिव बिहेवियर सीख लिया है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा मैल अडेप्टिव बिहेवियर है ये तुमने लर्न किया है। These are learned through classical operant या फिर ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। तो अगर तुमने इनको लर्न किया है सो देयरफॉर दे कैन बी अनलर्नड आल्सो, तुम इनको अनलर्न भी कर सकते हो। तो बहुत सारी जो थेरेपीज है विच आर बेस्ड ऑन दिस, ऑन बिहेवियरल मॉडल, ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशन बेस्ड जो थेरेपीज है, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उनके थ्रू हम ये जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है इनको अनलर्न कर सकते हैं। सो दिस इज द बिहेवियरल मॉडल। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल कहता है कि तुम्हारे जो भी अबनॉर्मल बिहेवियर है इट स्टेम्स फ्रॉम इरेशनल बिलीव्स। तुम्हारे कुछ इरेशनल बिलीव्स हैं, फॉल्टी लॉजिक्स हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। जैसे ओवर जनरलाइजेशन, तुम कोई भी एक सिचुएशन को बहुत ज्यादा ओवरली जनरलाइज कर देते हो। मतलब हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कंक्लूजन किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट तक ही लिमिटेड हो, बट तुमने ओवर जनरलाइज कर दिया टू ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स से तुम अपने एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, तो इस चीज को तुमने ओवर जनरलाइज कर दिया बाय सेइंग कि आई विल ऑलवेज फेल, आई विल नेवर सक्सीड इन माय लाइफ। तो यहाँ पे यू हैव ओवर जनरलाइज्ड, ठीक है, ओवर जनरलाइजेशन। तो ये टाइप का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होते हैं, या फिर मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होते हैं जिनकी वजह से हमको अबनॉर्मल बिहेवियर आता है, ठीक है। तो इसकी भी वेरियस कॉग्निटिव मॉडल पे बेस्ड भी काफी थेरेपीज होती हैं।
नेक्स्ट इज योर ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल मॉडल. सो वी नो ह्यूमनिस्टिक मॉडल जो था वो किस पे फोकस करता था, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करता था. सो ये कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक मॉडल कहते हैं कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अराइज करेगा अगर तुम सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पाए अपने लाइफ में. ठीक है, तुम्हारा जो पोटेंशियल था, तुम अगर उस पोटेंशियल पे नहीं रीच कर पाए और तुमने अपने गोल को सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं करा, तो इट विल लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ये ह्यूमनिस्टिक मॉडल कहता था. एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि हमको अपनी लाइफ में मीनिंग ऐड करनी है, हमको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी है. तो इफ यू आर अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गिविंग मीनिंग टू लाइफ, अगर तुम खुद से अपनी लाइफ में मीनिंग नहीं ऐड कर पा रहे हो, तो इससे भी तुम्हारा एबनॉर्मल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. तो ये है ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल मॉडल. नेक्स्ट इज योर सोशियो कल्चरल मॉडल. सोशियो कल्चरल मॉडल क्या कहता है? ये एम्फेसिस करता है ऑन द रोल ऑफ सोसाइटल एंड कल्चरल फोर्सेज, कि कुछ तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे कल्चर में कुछ ऐसी फोर्सेज है जिनकी वजह से साइकोलॉजिकल या मेंटल इलनेस हो सकती है. दैट्स तुम्हारे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता आया फ्रॉम योर चाइल्डहुड, या फिर तुम्हारा फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा रहा हो, तो ये सब भी तुम्हारे कल्चर, तुम्हारी सोसाइटी में ऐसे चीजें थी जिसकी वजह से it led to mental illness. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन लेबर्ड mentally ill for not conforming to traditional gender norms. जैसे हमने बात भी करी थी कि if you are not conforming to your society के norms, so your behavior will be termed as abnormal. So this is socio-cultural model. Next and the last model is your diathesis stress model. ठीक है, so this model is widely used for अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया. ये सारे डिसऑर्डर्स या फिर और भी इन जनरल सारे डिसऑर्डर्स को हम लोग इस डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले ये समझो कि डायथेसिस का मतलब क्या होता है. डायथेसिस इज व्हेन द लाइक्लीहुड ऑफ इनहर्टिंग एनी डिसऑर्डर. ठीक है, कि कितना लाइक्लीहुड है कि तुम कोई भी डिसऑर्डर को अपने जीन से इनहर्ट कर सकते हो. ठीक है, जीन से कोई भी डिसऑर्डर को इनहर्ट कर सकते हो. लेट्स से कि कोई एक डिसऑर्डर तुम्हारे फैमिली में रन करता है. लेट्स से तुम्हारे पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है. सो अब डायथेसिस इज द बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, कि कितना ज्यादा जेनेटिकली चांसेस हैं तुमको उस डिसऑर्डर के होने के. तो ये होता है डायथेसिस. नेक्स्ट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है कि लेट्स से वी नो तुम्हारे पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है, सो अब नाउ चांसेस हैं कि तुम उस डिसऑर्डर को जेनेटिकली ट्रांसमिट या जेनेटिकली इनहर्ट कर सकते हो अपने आप में. बट नाउ अज्यूम कि तुम और तुम्हारा भाई, ठीक है, यू बोथ आर सिबलिंग्स, तो अब किसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है? जेनेटिकली तो दोनों को हो सकता है, बट अनदर फैक्टर जो डिटरमाइन करेगा कि तुम में से किसको हो सकता है इज योर स्ट्रेस, कि तुम्हारे इन्वायरमेंट में कितने स्ट्रेसेस थे, तुमने कितना स्ट्रेस इनकाउंटर किया अपने ओवरऑल लाइफ में. तो इफ तुमसे ज्यादा तुम्हारे भाई ने स्ट्रेस महसूस किया है, स्ट्रेस्ड आउट फील किया थ्रू आउट अपने अडल्टहुड में, अपने एडोलेसेंस में, तो उसको मोस्ट लाइकली चांसेस है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करने के. तो ये दोनों ही डायथेसिस प्लस स्ट्रेस, इन दोनों के ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से कोई भी मेंटल डिसऑर्डर रिजल्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन जेनेटिकली प्रोन टू डिप्रेशन डेवलप्स इट आफ्टर अ मेजर लाइफ क्राइसिस. ठीक है, जेनेटिकली प्रोन तो था, बट एक मेजर लाइफ क्राइसिस भी हो गया उसके साथ. ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी उसके साथ ज्यादा हो गई, तो जिसकी वजह से उसने वो डिसऑर्डर डेवलप कर लिया. सो दिस इज डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल. नाउ वी विल मूव ऑन टू द मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, उनके टाइप्स देख लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू ईच एंड एवरी डिसऑर्डर. द फर्स्ट डिसऑर्डर आर योर एंजाइटी डिसऑर्डर. इसमें कौन से टाइप्स आ जाते हैं? लाइक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, अगोराफोबिया एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट आर ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. इसमें आ जाता है तुम्हारा ओसीडी. ठीक है, नेक्स्ट इज योर ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर. इसमें आ जाता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. इसमें तुम्हारे आ जाते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर. नेक्स्ट आर योर डिसोशिएटिव डिसऑर्डर. इसमें आ जाते हैं डिसोशिएटिव एमनीजिया, डिसोशिएटिव फ्यूग भी आता है, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशनल डिसऑर्डर. नेक्स्ट आर योर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें आ जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर व्हिच इज नोन एज एमडीडी. नेक्स्ट इज योर बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर एंड साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर. एंड नेक्स्ट आर स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें तुम्हारा स्किज़ोफ्रेनिया जाता है. नेक्स्ट आर योर न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स व्हिच इंक्लूड्स एडीएचडी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज डिसरप्टिव इंपल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसमें आता है ओपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, जिसको हम लोग ओडीडी कहते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसको हम लोग सीडी भी कहते हैं. एंड the last two are feeding and eating disorders which include anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating disorder. And the last is substance related and addictive disorders, जहां पे 3 substances, 3 drugs mentioned है which are alcohol, heroin and cocaine. ठीक है, so these were all the disorders जो हम लोग को पढ़ने हैं, और मेजर हमने क्लासिफिकेशन देख लिया हर एक डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, हर एक कैटेगरी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं. स्टार्टिंग विद नाउ एंजाइटी डिसऑर्डर.
ठीक है। तो एंग्जाइटी सबसे पहले ये समझेंगे कि दिस इज द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑन, हम लोग ऑफन इस वर्ड को बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, लाइक आई एम फीलिंग एंग्शियस टुडे, आई एम वेरी एंग्शियस टुडे। तो आखिर एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? तो देखो, जहां कहीं भी एंग्जाइटी का मतलब लिखा हो तो इट रिलेट्स टू फियर, मतलब ऐसा डर, तुमको डर महसूस हो रहा है ऑफ यूजुअली फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। यूजुअली एंग्जाइटी में आपको फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा डर, अनमैनेजेबल सा डर महसूस होता है, ठीक है। और यूजुअली ये डर काफी वेग सा होता है, वेरी अनप्लीजेंट फीलिंग ऑफ फियर, ठीक है, कि ऐसा फ्यूचर इवेंट जो अभी तक हुआ नहीं है, चांसेस हो सकता हो भी ना, बट आपको उस चीज को लेकर, उस फ्यूचर इवेंट को लेकर बहुत ज्यादा फियर एंड अप्रीहेंजन फील हो रहा है। इट इज रिलेटेड टू फियर रिलेटेड टू योर फ्यूचर इवेंट्स। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ट्रेमर्स, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं एंग्जाइटी के। सो अब एंग्जाइटी के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं? सबसे पहला इज योर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कोई एक डेफिनेट कॉज नहीं होता है तुम्हारी एंग्जाइटी का, ठीक है। इट इज एन अनएक्सप्लेन इंटेंस फियर नॉट टाइड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज को लेके तुम एंग्शियस फील कर सकते हो, छोटी से लेके बड़ी चीज को लेके तुम एंग्शियस फील कर सकते हो, ठीक है। इट इज प्रोलॉन्ग, इट इज वेग, इट इज अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेके तुम्हारा ये डर नहीं होता है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? रेस्टलेसनेस, मोटर टेंशन, वरी अबाउट फ्यूचर, हाइपर विजिलेंस। हाइपर विजिलेंस का मतलब तुम्हारा बहुत ही एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड हो गया है, हाइपर एक्टिव हो गया हो, दैट इज हाइपर विजिलेंस। नेक्स्ट आर योर पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर्स कहाँ होते हैं? जहां पे पैनिक अटैक्स या फिर एंग्जाइटी अटैक्स तुम एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। और ये अटैक्स यूजुअली सडन और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब कभी भी हो जाएंगे अपने आप एकदम से, ठीक है। एंग्जाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स जिसमें तुमको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, ठीक है, एंड यूजुअली तुमको लगता है कि अब तुम यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, तुम अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहे हैं, एंड एक फियर होता है ऑफ डाइंग, ठीक है। डिजीनेस, चोकिंग एंड पैल्पिटेशंस आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आर योर स्पेसिफिक फोबियाज। स्पेसिफिक फोबियाज क्या होते हैं? जहां पे आपको किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन को लेके इरेशनल फियर होता है, मतलब ऐसा डर जो कि बिल्कुल रेशनल है ही नहीं, मतलब लॉजिकल है ही नहीं, ठीक है। जैसे आपको क्लोज्ड स्पेसेस में डर लग रहा है बहुत, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एनिमल, स्पाइडर को लेकर डर लग रहा है, स्नेक को लेकर डर लग रहा है, तो ये स्पेसिफिक फोबिया है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर इवेंट या सिचुएशन को लेकर इरेशनल फियर है। इनक्लोज स्पेसेस के डर को हम लोग कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो ये होते हैं स्पेसिफिक फोबियाज। नेक्स्ट इज योर सोशल फोबिया। सोशल फोबिया, इसको हम लोग सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इट इज द इंटेंस फियर एंड एम्बैरेसमेंट इन सोशल सिचुएशन, कि मतलब सोशल सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ऐसा फील होगा, ठीक है। दिस इज सोशल फोबिया। नेक्स्ट इज अगोरा फोबिया। अगोरा फोबिया क्या होता है? यहाँ पे आपको ओपन स्पेसेस में जाने में डर लगेगा, एंड यूजुअली ये जो डर होता है वो लिंक होता है इस फैक्ट से कि अगर आपको ये लगता रहता है कि अगर आप किसी ओपन स्पेस में जाओगे, किसी एक अनफैमिलियर से स्पेस में जाओगे, तो वहां पे अगर वहां से आप एस्केप नहीं कर पाओगे, ठीक है, वहां से आप एस्केप नहीं कर पाओगे। आपको ये डर लगता है कि अगर आपको वहां से भागना पड़ जाए, लेट्स से कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, आपको वहां से भागना पड़ जाए, तो आप किसी की हेल्प नहीं ले पाओगे, आप वहां से भाग नहीं पाओगे। ये अगोरा फोबिया होता है। सोशल फोबिया एंड अगोरा फोबिया में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सोशल फोबिया में यू आर बीइंग फियर ऑफ जजमेंट होता है आपके अंदर, कि अगर आप किसी सोशल सिचुएशन में जाओगे तो आपको जज कर देंगे लोग, आपको क्रिटिसाइज कर देंगे, आपको स्क्रूटिनाइज्ड कर देंगे। ये होता है सोशल फोबिया, कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो आपको डर इसलिए लग रहा है कि लोग ना जज कर दे, लोग क्रिटिसाइज ना कर दें। सोशल फोबिया। अगोरा फोबिया में बाहर जाने से इसलिए डर लगता है क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर आप बाहर चलेगा तो अगर वहां से एस्केप करना पड़ेगा, आप एस्केप नहीं कर पाओगे। तो यूजुअली अगोरा फोबिया के लोग को इतना ज्यादा डर होता है कि वो फिर घर से निकलना ही छोड़ देते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सोशल फोबिया एंड अगोरा फोबिया में। एंड द लास्ट इज सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? द इंडिविजुअल फील एक्सेसिव फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड। अगर वो किसी अटैचमेंट फिगर से सेपरेट हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा उनको डर, बहुत टेंट्रम वो शो करते हैं। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, एंड यूजुअली ये इनएप्रोप्रिएट फॉर एज होता है, मतलब छोटे बच्चे अगर अपने केयर गिवर से सेपरेट हो रहे हैं तो इट इज वेरी नेचुरल फॉर देम कि वो रोएंगे, टेंट्रम शो करेंगे। बट अगर बच्चा बड़ा हो गया उसके बाद भी या फिर अडल्ट फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं कि ये एक्सेसिव फियर शो हो रहा है, तो दिस इज सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो दीज आर योर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेबल में भी ये सब मेंशन है, आप इसको रीड कर सकते हो एक बार। कुछ अदर डिसऑर्डर में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर इज सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सिलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होता है? जहाँ पे जो चाइल्ड होता है वो सिलेक्टिवली म्यूट हो जाता है कुछ प्लेसेस पे, जहाँ पे उससे एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो चाइल्ड बोलेगा, वहां पे वो म्यूट हो जाता है। जैसे द चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड कि वो स्कूल में बातचीत करेगा, बोलेगा, बट वहां पे वो सिलेक्टिवली म्यूट हो जा रहा है, घर पे आके नॉर्मली बोल रहा है। तो यह है सिलेक्टिव म्यूटिज्म,
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट आर योर ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में मेनली तुम्हारे ओसीडी आ जाता है। तो ओसीडी को समझने से पहले दो टर्म्स को हम समझेंगे। द फर्स्ट इज ऑब्सेशन एंड नेक्स्ट इज योर कंपल्शन। अगर इन दो वर्ड्स को समझ लेंगे तो ओसीडी भी हम बहुत आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड है ओसीडी। ऑब्सेशन इज रिलेटेड टू योर थॉट्स। ऑब्सेशन तुम्हारे थॉट से रिलेटेड है कि कोई एक ऐसा नेगेटिव थॉट, यूजुअली ये नेगेटिव थॉट होता है, अनप्लीजेंट थॉट होता है, जो कि तुम परमानेंट जिससे ऑब्सेस्ड हो, जिसके बारे में तुम परमानेंट सोच रहे हो, एंड यूजुअली इतना ऑब्सेशन आपको हो जाता है कि आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाते हो। तो ऑब्सेशन इट इज रिलेटेड टू योर थॉट्स। कंपल्शन इट इज रिलेटेड टू योर बिहेवियर, ये तुम्हारे बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि कोई एक तुम्हारा एक ऐसा थॉट था, एक यूजुअली ये जो थॉट होते हैं नेगेटिव एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स होते हैं, इन थॉट्स को सोच के तुम एंग्शियस फील करते हो। तो ये थॉट्स को कम करने के लिए फिर तुम कुछ ऐसे बिहेवियर कमिट करते हो, एंड यूजुअली ये बिहेवियर रेपिटेटिव होते हैं। कुछ ऐसे स्पेलिंग गलत हो गई, कुछ ऐसे रेपिटेटिव बिहेवियर तुम करोगे जिससे कि तुम्हारे ये जो थॉट्स हैं, एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स है, ऑब्सेशंस है, ये रिड्यूस हो पाए। ठीक है, तो यही होता है ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर में, ओसीडी में। ठीक है, जैसे कि तुम देख रहे हो कि कोई इंडिविजुअल बार बार अपने हाथ धुल रहा है, तो ये जो उसका ये क्या है, ये उसका रिपीटेटिव बिहेवियर है, जिसको हम लोग कंपल्शन कह सकते हैं। क्यों हाथ धुल रहा है? बिकॉज कोई एक ऐसा एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट या फिर कंपल्शन होगा उसके दिमाग में कि लेट्स से कि अगर मेरे हाथ में डर्ट आ जाएगी तो मैं कुछ हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है, या फिर आई विल डाई लेट्स से। तो ऐसे बहुत अनप्लीजेंट एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, तो इससे ही वो रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार कर रहा है। ठीक है, सो ओसीडी में हम देखेंगे कि कुछ प्री ऑक्यूपेशन होता है इंडिविजुअल्स का, एंड वो रिपीटेडली कैरी आउट करते हैं पर्टिकुलर एक्ट उन स्पेसिफिक आइडियाज को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, सो ऑब्सेसिव बिहेवियर आप योर इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक आइडिया ऑफन अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, कंपल्सिव बिहेवियर इज रिपीटेटिव एक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हो टू रिड्यूस एंजाइटी कॉज्ड बाय योर ऑब्सेशन। ठीक है, तो ये तो ओसीडी हो गया। नेक्स्ट आर योर होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर क्या होता है? इट इज परसिस्टेंट डिफिकल्टी ऑफ डिस्कार्डिंग एनी पोसेशंस विदाउट हैविंग एनी वैल्यू। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसकी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, कोई सेंटिमेंटल वैल्यूज नहीं अटैच है, पर फिर भी आप उस चीज को फेंक नहीं पा रहे, यू आर नॉट एबल टू थ्रो अवे। ठीक है, तुम उस चीज को फेंक नहीं पा रहे हो, तुमने उसको होल्ड करके रख रखा है, जिससे कि क्लटर हो रहा है, फिर यह है होर्डिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया में क्या होता है? इट इज हेयर पुलिंग, मतलब ये भी हेयर पुलिंग थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा रिकरेंट हेयर पुल, आप बार बार हेयर पुल करते हो कि एक नोटिसेबल हेयर लॉस दिखाई देता है, एंड यूजुअली ये हेयर पुलिंग तुम्हारे स्कैल्प से, आईब्रोज से, आईलैशेस, इन सारे जगहों से होता है। ठीक है, डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू स्टॉप, आप स्टॉप रोकने की कोशिश करते हो अपने आप, बट फिर भी बहुत ज्यादा आप हेयर पुलिंग करते हो। एंड द लास्ट इज एग्जॉशन। एग्जॉशन क्या होता है? इट इज स्किन पुलिंग, कि आप बार बार अपनी स्किन पुल कर रहे हो। ठीक है, यूजुअली फेस में, आर्म्स में, इन जगहों पे आप बार बार स्किन को पुल कर रहे हो, स्किन को पिक कर रहे हो। सो दीज आर योर ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आर योर ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, तो ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर ये कोई ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से होते हैं, मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई एक मेजर ऐसा इवेंट हो गया हो जिसको हम लोग ने ट्रॉमेटिक इवेंट बोला, और इस ट्रॉमेटिक इवेंट से ट्रॉमा कॉज हो जाता है। ठीक है, ट्रॉमा कॉज हो जाता है, इस ट्रॉमा की वजह से ही ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। ट्रॉमा क्या होता है कि कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट के अकर होने के बाद भी जब तुमको उसकी मेमोरीज, उसकी फ्लैशबैक्स, वो इमोशनल नमनेस फील हो, तो उस स्टेट ऑफ माइंड को हम लोग ट्रॉमा कहते हैं। ठीक है, कि मुझे ट्रॉमा फील हो रहा है, जैसे बहुत आजकल बहुत ही फेमसली चाइल्डहुड ट्रॉमा बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब कोई एक चाइल्डहुड में तुम्हारे कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होगा, एंड उसके होने के बाद तुम्हारे अडल्टहुड में भी उसका ट्रॉमा, उसकी फ्लैशबैक्स, उसकी नेगेटिव मेमोरीज अभी भी तुम होल्ड करके रख रहे हो, तो दैट इज योर ट्रॉमा। तो इसमें आते हैं तुम्हारे पीटीएसडी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी में जैसे कि हमने देखा, आपको रिकरेंट ड्रीम्स, ठीक है, फ्लैशबैक्स, इमोशनल नमनेस, पुअर कंसंट्रेशन होगी ड्यू टू दैट ट्रॉमेटिक इवेंट, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई वॉर हो गया, एक्सीडेंट और टेररिस्ट अटैक। ठीक है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी सेम होता है। पीटीएसडी और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर एग्जैक्टली सेम होते हैं, इनके सिम्टम्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, बट द ओनली डिफरेंस लाइज इन द ड्यूरेशन। पीटीएसडी जनरली अगर वो ट्रॉमेटिक इवेंट होने के बाद के 1 महीने के बाद भी, मोर देन 1 मंथ, 1 महीने के बाद तक भी आपको बहुत ज्यादा वो फीलिंग्स और आप एंग्शियस फील कर रहे हो, फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, तो आपको पीटीएसडी से डायग्नोस किया जाएगा। एएसडी इज रिलेटेड टू 3 डेज से लेके 1 महीने के बीच में, कि अगर
3 दिन से 1 महीने के बीच में हुआ है वो इवेंट और फिर भी आपको फ्लैशबैक्स हो रही है तो अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये कम ड्यूरेशन के लिए होता है एएसडी, एंड पीटीएसडी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। एंड द लास्ट इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है? जब इट इज इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स इन रिस्पॉन्स टू अ मेजर लाइफ चेंज। ठीक है, कोई एक मेजर लाइफ चेंज हो गया आपकी लाइफ में, तो उसको लेके जब आप इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम शो करते हो तो उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कि एंजाइटी, सैडनेस, विड्रॉल जैसी चीजें आप शो कर रहे हो कोई एक लाइफ चेंज के चलते। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, तो सोमैटिक वर्ड का मतलब ही इट इज रिलेटेड टू योर बॉडी। ठीक है, सोमैटिक का मतलब ही होता है बॉडी, मतलब ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो डिसऑर्डर्स हैं तुम्हारे फिजिकल बॉडी से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो इन डिसऑर्डर्स में क्या होता है? दीज डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व फिजिकल सिम्टम्स विदाउट एनी फिजिकल डिजीज। ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स होंगे तुम्हारे बॉडी में और कोई एज सच फिजिकल डिजीज नहीं होगा। जब तुम मेडिकल इंटरवेंशन के लिए जाओगे तो कोई फिजिकल डिजीज नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिजिकल सिम्टम तुमको अपनी बॉडी में नजर आएंगे, हो सकता है तुम पैरालिसिस हो जाए, तुम बहुत इस टाइप के फिजिकल सिम्टम्स नजर आते हैं बॉडी में, पर कोई फिजिकल डिजीज या फिजिकल कॉज नहीं होगा उसका। एंड इट इज लाइकली कि कोई साइकोलॉजिकल कॉज है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है। ठीक है, फॉर विच देर इज नो बायोलॉजिकल कॉज। तो इसमें 3 डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सबसे जीरो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में क्या होता है? यू फील परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम, मतलब कि कोई फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट है। ठीक है, फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट है जिससे डिस्ट्रेस कॉज हो रहा है विद और विदाउट अ मेडिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट है पर कोई फिजिकल कॉज नहीं है। फिजिकल कॉज नहीं है, फिजिकल सिम्टम है बट फिजिकल कॉज नहीं है। एंड इट इज लाइकली कि कोई साइकोलॉजिकल कॉज है, कोई साइकोलॉजिकल कॉज प्रेजेंट है जिसकी वजह से बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल कॉज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट वरी होगी अपनी हेल्थ के बारे में, फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट करोगे आप, डिस्ट्रप्शन ऑफ डेली लाइफ। तो ये सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, कांस्टेंट आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ के साथ कुछ गड़बड़ है क्योंकि फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट है, पर आप जब डॉक्टर को विजिट करोगे तो कोई भी फिजिकल कॉज इसका नहीं निकल के आएगा। इट इज लाइकली कि कोई साइकोलॉजिकल कॉज है एंड हेंस दिस इज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज योर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको एंजाइटी होती रहती है इस चीज की कि आपको कोई इलनेस ना हो जाए। ठीक है, persistent preoccupation and anxiety about developing a serious illness despite little or no symptom। कोई ऐसा सिम्टम बॉडी में नहीं दिख रहा है बट तुमको इतनी ज्यादा सीरियस एंजाइटी इस चीज को लेके हो रही है कि कोई इलनेस तुम डेवलप कर लोगे, कि कोई सीरियस इलनेस तुम डेवलप कर लोगे। ठीक है, तो इट इज योर वरी अबाउट अनडायग्नोस्ड डिजीजेस। कोई भी डिजीज डायग्नोस नहीं हुआ है बट तुमको कांस्टेंट वरी है, कांस्टेंट एंजाइटी है कि कोई इलनेस कोई डिजीज तुम डेवलप कर लोगे। तो ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे हम देखते थे कोविड-19 के टाइम में बहुत ज्यादा लोग जो थे अलार्म स्टेट में आ गए थे, उनको लगने लगा था कि उनको भी बहुत ज्यादा एंशियस फील करने लगे थे कि हमको भी कहीं कोविड-19 ना हो जाए। तो जब इसके एक्सट्रीम फॉर्म्स जाएंगे तो हम इसको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है? देयर इज अ सडन लॉस ऑफ बेसिक बॉडीली फंक्शंस। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस हुआ तुम्हारा जिसकी वजह से एक सडन लॉस हो जाता है बेसिक बॉडी के फंक्शंस का, तो दिस इज कन्वर्जन डिसऑर्डर। जैसे पैरालिसिस हो सकता है, ब्लाइंडनेस, डीफनेस एक्सेट्रा। तो ये सोमैटिक सिम्टम वाले ये डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में क्या होता है? कोई फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है बट जब उसका कोई भी फिजिकल कॉज नहीं होगा एंड इट इज लाइकली कि कोई साइकोलॉजिकल कॉज है। ठीक है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में तुम्हें एंजाइटी होती है, परसिस्टेंट एंजाइटी होती है कि तुम कोई डिसऑर्डर या तुम कोई डिजीज डेवलप ना कर लो, तुम कोई इलनेस ना डेवलप कर लो। एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर में एक सडन लॉस हो जाता है बेसिक बॉडी फंक्शंस का। मूविंग ऑन विद योर डिसोशिएटिव डिसऑर्डर। ठीक है, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स में सबसे पहले ये देखते हैं कि डिसोसिएशन क्या होता है। डिसोसिएशन इज व्हेन यू लूज टच विद योर कॉन्शियसनेस। जब तुम अपनी जो कॉन्शियस अवेयरनेस जो होती है, जब तुम उससे टच लूज कर देते हो, तुम्हें प्रेजेंट अवेयरनेस का, मोमेंट का तुम्हारा एसोसिएशन लूज हो जाता है तो उसको कहते हैं डिसएसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉस या शिफ्ट हो जाता है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटी शिफ्ट या आइडेंटिटी लॉस देखने को मिलती है। ठीक है, आइडेंटिटी लॉस। फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, डीपर्सनलाइजेशन, ये होता है डिसएसोसिएशन, जहां पे तुम खुद की आइडेंटिटी से डिसएसोसिएट हो गए हो। तो इसमें तुम्हारे कौन से डिसऑर्डर आ जाते हैं? सबसे पहले डिसोशिएटिव एमनीजिया। ठीक है, एमनीजिया वर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू योर मेमोरी। जहां कहीं भी एमनीजिया लिखा होगा तो याद रखना वो यहाँ पे मेमोरी लॉस की बात हो रही है। ठीक है, तो दिस इज योर मेमोरी लॉस। तो डिसोशिएटिव एमनीजिया में आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। मेमोरी लॉस होती है, कौन सी मेमोरी लॉस हो जाती है? योर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी जहां पे आपको तुम्हारी सेल्फ के बारे में जो जानकारी मेमोरी होती है, जैसे कि तुम्हारे खुद के बारे में, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो एक्सेट्रा। तो दिस इज योर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। एंड रिसर्च स्टडीज ये कहती है कि दिस ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो डिसोशिएटिव एमनीजिया में ये ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है डिसोशिएटिव फ्यूग।
डिसोशिएटिव फ्यूग क्या होता है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल होता है। तुम अनएक्सपेक्टेडली ट्रेवल कर लेते हो किसी एक नई जगह पे विद अ न्यू आइडेंटिटी। तुम एक नई आइडेंटिटी फॉलो करने लगते हो एक नई जगह के साथ, और तुम फिर अपनी जो फॉर्मल आइडेंटिटी होती है उसको रिकॉल नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो अ पर्सन में सडनली वेक अप विद नो मेमोरी ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द फ्यूग। तो यहाँ पे यू ट्रेवल टू अ न्यू डेस्टिनेशन एंड यू एक्वायर अ कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी एंड यू आर अनेबल टू रिकॉल योर फॉर्मल आइडेंटिटी, डिसोशिएटिव फ्यूग। नेक्स्ट इज योर डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम लोग डीआईडी भी कहते हैं, एंड इसी को पॉपुलरली बोला जाता है मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पहले इसको मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते थे, अब इसको डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। आपने भूल भुलैया जो फर्स्ट पार्ट है मूवी का, उसमें यही मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बताया गया है, जहां पे जो उसकी मेन कैरेक्टर होती है अवनी, उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज होती हैं। तो डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में प्रेजेंस है दो या दो से ज्यादा आइडेंटिटीज का, एक सिंगल इंडिविजुअल में दो या दो से ज्यादा पर्सनैलिटी आइडेंटिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो एक मेन पर्सनैलिटी होती है उसको हम लोग होस्ट कहते हैं, और जो बहुत सी अलग अलग पर्सनैलिटी प्रेजेंट होती है उनको हम लोग अल्टर पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये अल्टरनेट पर्सनैलिटीज मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर। ठीक है, हो सकता है एक दूसरे, अगर एक से दो से ज्यादा है तो हो सकता है वो दूसरे के बारे में अवेयर हो या ना हो, या ये भी हो सकता है कि जो होस्ट पर्सनैलिटी वो अवेयर हो कि उसके अंदर अल्टरनेट पर्सनैलिटी है कि नहीं है। तो ये डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। एंड द लास्ट इज योर डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, डीपर्सनलाइजेशन इज व्हेन यू लूज आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, मतलब तुम जब अपनी पर्सनल आइडेंटिटी लूज कर देते हो, व्हेन यू डिटैच फ्रॉम योर सेल्फ, इसको डीपर्सनलाइजेशन कहेंगे। डीरियलाइजेशन में तुम रियलिटी से, तुम्हारी सराउंडिंग जो आसपास है उनसे तुम जब डिटैच हो जाते हो तो दैट इज डीरियलाइजेशन। ठीक है, तो डीपर्सनलाइजेशन जब तुम अपने खुद से सेल्फ से डिटैच हो जाते हो, एंड डीरियलाइजेशन जब तुम अपनी रियलिटी, अपनी सराउंडिंग से डिटैच हो जाते हो। ठीक है, सो दीज वर द डिसोशिएटिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये टेबल मेंशन है एनसीईआरटी में। यहाँ पे आपको सोमैटिक सिम्टम, इलनेस एंजाइटी, कन्वर्जन डिसऑर्डर एंड डिसोशिएटिव एमनीजिया, डीपर्सनलाइजेशन एंड डीआईडी मल्टी पर्सनैलिटी, इसमें भी यही सब लिखा है, आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और ये मोस्ट वाइडली प्रेवलेंट एंड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड डिसऑर्डर है डिप्रेशन। ठीक है, तो पहले समझते हैं डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन एक सिम्टम भी हो सकता है कि यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, या फिर ये कंप्लीटली एक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जो अभी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक वाइड वैरायटी ऑफ नेगेटिव मूड्स, बहुत सारे तुम्हारे नेगेटिव मूड्स हैं जिसकी वजह से तुम्हारे बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऑफन हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको नॉर्मल फीलिंग से अटैच कर लेते हैं, पर हमको समझना है कि जब हम डिप्रेशन को डायग्नोज करते हैं तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनमें से कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे ही हम डिप्रेशन को डायग्नोसिस करते हैं उसका। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे एमडीडी, विच इज योर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें टोटल अगर आप डीएसएम में देखोगे तो 9 क्राइटेरियाज होते हैं, सॉरी 9 सिम्टम्स होते हैं ऑफ डिप्रेशन। 9 सिम्टम्स होते हैं, उसमें से जो 2 सिम्टम्स अभी हम बात करने वाले हैं, इन 2 सिम्टम्स का प्रेजेंस इज अ मस्ट, कि अगर किसी को डायग्नोज करना है विद डिप्रेशन तो इन दोनों सिम्टम्स का होना जरूरी है। ठीक है, एंड अ ड्यूरेशन ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स का ड्यूरेशन होना चाहिए। और अमंग दीज 9 सिम्टम्स द 2 सिम्टम्स आर अ मस्ट, विच इज, एक तो तुम्हारा परसिस्टेंट डिप्रेस्ड मूड, 2 हफ्तों तक तुम्हारा परसिस्टेंट, बहुत ज्यादा तुम डिप्रेस्ड मूड तुम्हारा है, पहला ये सिम्टम। एंड दूसरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटी, जिसको हम लोग एनेडोनिया भी कहते हैं, इसको हम लोग एनेडोनिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैच द फॉलोइंग में ये टर्म आ जाता है तो एनेडोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिनमें आपको पहले आप इंटरेस्ट फील करते थे, आप जिनमें प्लेजर आपको मिलता था, अब आपको उनमें प्लेजर मिलना बंद हो गया है। ठीक है, तो ये दो मेन सिम्टम है जो कि जिनका प्रेजेंस इज अ मस्ट फॉर टू बी डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन। इसके बाद कुछ और सिम्टम्स है, जैसे कि चेंज इन वेट, वेट लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा नींद आ सकती है, बहुत कम आ सकती है, फटीग, रेस्टलेसनेस फील करोगे, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होगी, फोकस नहीं होगा, एगिटेशन, बॉडी बहुत स्लो मूवमेंट करेगी। ठीक है, स्लो बिहेवियर होगा, थॉट्स ऑफ डेथ होगा, सुसाइड भी कमिट कर सकते हो, वर्थलेसनेस की फीलिंग, गिल्ट वगैरह, ये सब कुछ अदर फैक्टर्स है। तो डिप्रेशन में जेनेटिक रिस्क होने के बहुत चांसेस है, मतलब हेरिडिटी एक मेजर डिस्पोजिंग फैक्टर होती है। अगर तुम्हारे लेट्स से फैमिली में डिप्रेशन रन करता है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को हो चुका है, तुम्हारे पेरेंट्स को हो चुका है, तो इट इज मोर लाइकली कि तुम्हारे लिए भी उसकी वर्नेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, एंड एज रिलेटेड रिस्क में देखें तो वुमेन में जनरली यंग अडल्टहुड में डिप्रेशन देखने को मिलता है, एंड मेन में अर्ली मिडिल एज में। ठीक है, एंड जेंडर रिस्क भी, वुमेन दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। एंड बाकी अगर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हुए हैं, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है, तो ये सब भी इंक्रीज करती है द रिस्क ऑफ हैविंग डिप्रेशन। ठीक है, मूविंग ऑन टू बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को पहले हम लोग मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कहते थे। तो अगर आप देखोगे डीएसएम में देयर इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर। ठीक है, मूड डिसऑर्डर जैसी चीज होती है और उसके अंदर तुम्हारे बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी आते हैं।
ठीक है, जिनको अभी हम देखने जा रहे हैं, और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी आते हैं। तो एक बड़ी क्लासिफिकेशन कैटेगरी इज योर मूड डिसऑर्डर, उसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर आते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर आते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में 3 मेन डिसऑर्डर्स आते हैं, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर एंड साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर। एनसीईआरटी में हाउएवर सिर्फ बाइपोलर 1 का डिस्क्रिप्शन है, तो हम लोग वहीं तक अपना डिस्कशन लिमिटेड रखेंगे। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में क्या होता है, अल्टरनेटिव एपिसोड्स होते हैं। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में कभी तुमको मेनिया का कोई एपिसोड मिलेगा, कपल्ड विद कभी तुम्हें डिप्रेशन का एपिसोड देखने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ कभी कभी तुम्हारा नॉर्मल मूड भी होगा। ठीक है, तो तभी इसी को हम लोग बाइपोलर कहते हैं। बाई मतलब ही होता है 2, 2 पोल्स हैं। तो एक पोल पे आपको डिप्रेशन फील होगा, एक पोल पे आपको मेनिया फील होगा, और बीच में कभी कभी नॉर्मल मूड हो जाएगा। डिप्रेशन हमें पता है क्या होता है कि एक्सट्रीम सैडनेस, बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो। मेनिया क्या होता है, मेनिया इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिप्रेशन। मेनिया में आपको बहुत ज्यादा आप एनर्जाइज हो जाओगे, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी फील होगी, ठीक है, एकदम से। दिस इज मेनिया। मेनिया में कभी कभी ये भी होता है कि लोग एकदम बिना उनको थकान भी नहीं हो रही है, बिना सोए एकदम आराम से सब काम कर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। मेनिक एपिसोड्स में ये सब होता है। तो मेनिया इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसे 2 पोल्स होते हैं बाइपोलर 1 में, एक एक्सट्रीम साइड होता है डिप्रेशन, एक एक्सट्रीम दूसरे एंड में होता है मेनिया, ठीक है। तो ये बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। नेक्स्ट आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक स्मॉल सेक्शन दे रखा है रिगार्डिंग सुसाइड, तो उसको भी हम लोग अच्छे से जल्दी से कवर करते हैं। तो सुसाइड क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरफेस ऑफ बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है, ठीक है। एंड वी नो सुसाइड इट इज अ मिसफॉर्च्यून, ठीक है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और ये इट कैन अकर अक्रॉस द लाइफ स्पैन। तुम्हारे लाइफ स्पैन मतलब अलग अलग एजेस में किसी भी एज ग्रुप के साथ ये हो सकता है, ठीक है। और बहुत इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जैसे मेंटल डिसऑर्डर अगर आपको है, डिप्रेशन है, या अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज है आपके साथ, या वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज है आपके साथ, ठीक है, लॉस ऑफ एनी लव्ड वन, आइसोलेशन, या फिर प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट अगर आपने कर रखा है, तो ये दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। तो इससे आपको हम देख सकते हैं कि सुसाइडल थॉट्स तब आपके बहुत ज्यादा एस्केलेट एंड इंक्रीज हो जाते हैं व्हेन दे सीम लाइक द ओनली सॉल्यूशन अंडर इंटेंस इमोशनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रेस। मतलब कोई अगर इमोशनल डिस्ट्रेस है जिसमें आपको ये फील हो रहा हो कि सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन, तब आपके बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे साथ इमोशनल हम लोग पेन फील करते हैं, कोई दिक्कत हो गई, बट हम लोग कहीं ना कहीं उस इमोशन को अपने कंट्रोल और मैनेज कर लेते हैं। बट कभी ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए, आप लंबे टाइम तक इमोशनल डिस्ट्रेस फील कर रहे हो, एंड एक टाइम के बाद आपको ये लगने लगे कि नाउ सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन, देन तुम्हारे सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज फॉर सुसाइड। कुछ की पॉइंट्स मेंशन है कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो सुसाइड में, वो बहुत ही बेसिक है, वो आप खुद से रीड कर लेना। मूविंग ऑन टू स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। सबसे पहले ये समझते हैं स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। तो वी नो स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर्स के ग्रुप में आता है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? साइकोटिक डिसऑर्डर इज व्हेन यू लूज टच विद रियलिटी, जब तुम अपनी रियलिटी से टच लूज कर देते हो, तुमको यही नहीं पता है कि क्या रियल है क्या अनरियल है, क्या तुम्हारी रियलिटी में हो क्या रहा है, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया, दैट इज साइकोटिक, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया इट इज द डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो कि तुम्हारे पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को डिटोरिएट कर देते हैं, ठीक है। इसमें तुमको कुछ स्ट्रेंज परसेप्शंस नजर आते हैं जिसको हम लोग हेलुसिनेशंस कहते हैं, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट्स और मोटर एब्नॉर्मलिटीज, ये सब स्किज़ोफ्रेनिया में आता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया, इसको थोड़े इनके सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कवर करना, क्योंकि इट इज रिलेटिवली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, और इसके सिम्टम्स भी काफी हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगे, सो यहां से बहुत अच्छे से समझना। तो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला इज योर पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से सिम्टम्स होते हैं? जहां पे कुछ एड ऑन हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स जो एड ऑन हो गए हैं ड्यू टू दी ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। पॉजिटिव का मतलब ये कुछ एड होना। कौन से पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं अभी देखेंगे। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स वो ऐसे सिम्टम्स हैं जो रिमूव हो गए हैं, मतलब बिफोर द ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो तुम्हारी नॉर्मल फंक्शनिंग थी, नॉर्मल फंक्शंस थे तुम्हारी बॉडी के, वो अब स्किज़ोफ्रेनिया के होने की वजह से अब रिमूव हो गए। तो नेगेटिव। एंड थर्ड इज योर साइकोमोटर सिम्टम्स, ठीक है, साइकोमोटर सिम्टम्स जो तुम्हारी फिजिकल, जो तुम्हारी मोटर एब्नॉर्मलिटी से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सिम्टम्स देखते हैं। पॉजिटिव सिम्टम जो कि अब एड ऑन हो गए हैं ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो सबसे पहले हैं तुम्हारे डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स क्या होते हैं? ये तुम्हारे फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं। कोई एक ऐसा बिलीव जो बहुत ज्यादा फिक्स्ड है, मतलब बहुत ज्यादा ही रिजिड है, ठीक है। रिजिड इस तरीके से रिजिड है कि तुम्हारे पास क्लियर एविडेंस है, यू हैव क्लियर एविडेंस कि हाँ ये जो मेरा बिलीफ है वो फॉल्स है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा फिक्स्ड है, ये कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि तुम उसको चेंज कर पाओ। तो डिल्यूजन, दीज आर फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। फॉल्स इज द कीवर्ड, इसको याद रखो। फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स यू हैव डिस्पाइट क्लियर एविडेंस टू दी कॉन्ट्रारी,
कि वो फॉल्स है, इसका क्लियर एविडेंस है, बट फिर भी तुम उसको चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं जनरली हम देखेंगे उनके स्पीच काफी डिस्टर्ब, इलॉजिकल सी स्पीच हो जाती है, मतलब उनसे पूछा कुछ जाएगा बोल कुछ और रहेंगे, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हारे थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होंगे तो उसी से तुम्हारी स्पीच भी नजर आएगी उसी चीज में, क्योंकि जो तुम सोचोगे वही बोलोगे। तो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं इनकी थिंकिंग और इनकी स्पीच काफी ही डिसऑर्गेनाइज या फिर डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज योर हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं? इट इज फॉल्स सेंसरी एक्सपीरियंस विदाउट एनी स्टिमुलस, ठीक है। तुमको सेंसरी एक्सपीरियंस हो रहा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी स्टिमुलस, विदाउट एनी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस नहीं प्रेजेंट है बट फिर भी तुमको कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। कोई नहीं वहां पे खड़ा था बट फिर भी तुम्हें कोई दिखाई दे रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा बट फिर भी तुमको तुम्हारे कान में कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, हेलुसिनेशन। ये ऐसे कुछ फॉल्स सेंसरी एक्सपीरियंस होता है जो तुम अलग अलग सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी स्टिमुलस, ठीक है। दिस इज योर हेलुसिनेशंस। तो डिल्यूजन्स भी कई टाइप के होते हैं, हेलुसिनेशंस भी कई टाइप के होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। एंड योर लास्ट इज योर इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। अफेक्ट, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू योर इमोशंस, ये तुम्हारे इमोशन से रिलेटेड है। तो इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट क्या होता है कि जब आप इनएप्रोप्रिएट इमोशन शो करते हो विच आर दैट आर अनसूटेबल टू द सिचुएशन, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इमोशन बिल्कुल सूटेबल नहीं है बट तुम वो इमोशन शो कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि डिल्यूजन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला इज योर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे अंदर एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होता है, आई रिपीट फॉल्स है ये बिलीफ ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड, मतलब तुमको ये कॉन्स्टेंटली लगता रहता है कि कोई तुमको मार देगा या तो कोई तुम्हारे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है तुमको मारने की, प्लॉटेड अगेंस्ट, स्पाइड ऑन और अटैक्ड, ठीक है। ये होते हैं डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट इज योर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, मतलब यहाँ पे तुम असाइन कर रहे हो पर्सनल मीनिंग टू द एक्शंस ऑफ अदर्स। किसी ने कुछ और किया बट तुमने उससे पर्सनल मीनिंग ड्रॉ कर ली खुद के लिए, तुमने उससे रेफरेंस ड्रॉ कर लिया अपने खुद के लिए, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुअर। यहाँ पे तुमको एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होता है अपने खुद के बारे में, दैट यू आर अ स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन, कि तुम बहुत ही ग्रैंड हो, तुम्हारे पास बहुत एकदम डिवाइन लाइक तुम्हारे पास पावर्स हैं, ग्रेट लीडर तुम बन सकते हो, ठीक है। इस तरीके के फिक्स्ड तुम्हारे बिलीव्स होते हैं, जैसे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में देखते हैं, नहीं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, तो यही होते हैं डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडुअर, कि तुमको लगता है कि तुम बहुत ही ग्रैंड ग्रेट पर्सनालिटी हो, ठीक है। एंड लास्ट आर डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, जहां पे तुमको ये लगता है कि यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, कि तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी फीलिंग्स कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, दैट आर योर डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल। तो ये 4 टाइप के हैं डिल्यूजन्स, ठीक है। और भी टाइप के होते हैं बट एनसीईआरटी में ये 4 टाइप के मेंशन है। मूविंग ऑन इज योर फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, ठीक है। ये भी एक टाइप का पॉजिटिव सिम्टम है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के ऑनसेट की वजह से हो जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तुमको रिकरेंट ड्रीम्स, फ्लैशबैक्स, इमोशनल नमनेस तुम फील करने लगते हो, पुअर कंसंट्रेशन हो जाता है जिसको हम लोग लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन या फिर डिलेयरमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म, इसमें क्या होता है, तुम कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स इन्वेंट कर लेते हो, ऐसे न्यू वर्ड्स या फ्रेजेस इन्वेंट कर लेते हो जिसकी मीनिंग सिर्फ तुमको पता है, ठीक है। इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव मीनिंग ओनली टू द पर्सन, किसी और को वो वर्ड्स की मीनिंग भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं उससे रिलेवेंट है, ऐसे क्योंकि वो वर्ड तुमने खुद से ही इन्वेंट कर लिए तो उसकी मीनिंग सिर्फ तुमको पता है, नियोलॉजिज्म। एंड लास्ट इज परसिवरेशन। परसिवरेशन में क्या होता है, परसिस्टेंट एंड इनएप्रोप्रिएट रिपीटिशन ऑफ द सेम थॉट्स और वर्ड्स। तुम बार बार इनएप्रोप्रिएट तरीके से रिपीट कर रहे हो, कोई भी थॉट को, कोई भी वर्ड को बार बार रिपीटिशन हो रहा है, जरूरत नहीं है फिर भी रिपीट कर रहे हो, परसिवरेशन। तो ये फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में ये 3 चीजें आ जाती है, डिलेयरमेंट जहां पे फ्लैशबैक्स, ड्रीम्स, इमोशनल नमनेस हो जाती है, नियोलॉजिज्म ऐसे कुछ वर्ड्स इन्वेंट कर लिए जिसकी मीनिंग सिर्फ तुमको पता है, मतलब एकदम अजीब से वर्ड्स हैं, मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, परसिवरेशन बार बार रिपीटिशन कर रहे हो किसी थॉट या किसी वर्ड्स का। अब हेलुसिनेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, हमें पता है हेलुसिनेशन क्या होता है, इट इज योर सेंसरी एक्सपीरियंस विदाउट एनी स्टिमुलस, ठीक है। कोई स्टिमुलस नहीं प्रेजेंट है पर फिर भी तुमको कोई सेंसरी एक्सपीरियंस फील हो रहा है। तो जितने टाइप के सेंसेस होंगे, सेंसर ऑर्गन्स होंगे, उतने टाइप के हेलुसिनेशन होंगे। मोस्ट कॉमन इज योर ऑडिटरी हेलुसिनेशन। यहाँ पे तुमको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही होती है, कुछ साउंड सुनाई दे रहे होते हैं तुम्हारे कान में, ठीक है। और ये सेकंड पर्सन हो सकते हैं, मतलब कोई सेकंड पर्सन तुमसे डायरेक्टली बात कर रहा है, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, मतलब कि 2 लोग आपस में तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज योर टैक्टाइल हेलुसिनेशन, जहां पे तुमको फिजिकल सेंसेशन, तुम्हारी स्किन से रिलेटेड होता है ये, यू आर एक्सपीरियंसिंग फिजिकल सेंसेशन जैसे कि टिंगलिंग या फिर बर्निंग, ये सब टैक्टाइल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज योर सोमैटिक हेलुसिनेशन। सोमैटिक हेलुसिनेशन तुम्हारी बॉडी के अंदर तुमको कुछ फील हो रहा है, फीलिंग समथिंग हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, जैसे तुमको लगेगा तुम्हारे पेट में स्नेक चल रहा है, स्नेक क्रॉल कर रहा है,
सोमैटिक हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज योर विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन, तुमको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तुमको कुछ ऐसी क्लियर इमेज, लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे कलर से दिखाई दे रहा है जो कि एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, विजुअल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज योर गस्टेटरी हेलुसिनेशन। इट इज रिलेटेड टू योर टेस्ट, तुम्हारे टंग से रिलेटेड है। और यूजुअली गस्टेटरी हेलुसिनेशन में हम देखते हैं लोगों को पॉइजन टेस्ट होता है अपने जीभ में, ठीक है, कोई स्ट्रेंज सी चीज टेस्ट हो रही है, यूजुअली पॉइजन टेस्ट आता है। एंड द लास्ट इज ऑल फैक्टरी हेलुसिनेशन, जो कि तुम्हारे स्मेल से रिलेटेड है, और यहाँ पे उनको यूजुअली लोगों को पॉइजन की टेस्ट आती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज की टेस्ट आएगी जो कि प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस। मूविंग ऑन टू नेगेटिव सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग में थे तुम्हारे, बट स्किज़ोफ्रेनिया के ऑनसेट की वजह से अब वो रिड्यूस हो गए हैं। तो सबसे पहले इज एलोगिया। एलोगिया इज पॉवर्टी ऑफ स्पीच, कि अब तुम्हारी स्पीच आउटपुट और स्पीच का कंटेंट रिड्यूस हो गया है, जैसे कि हमने बात करी थी, ये लॉजिकल स्पीच हो जाती है और तुम सोचने पे अजीब से लग जाते हो। तो एलोगिया में तुम्हारा स्पीच कंटेंट जो है वो भी रिड्यूस हो गया है, और स्पीच का आउटपुट जो तुम बोलते हो वो भी रिड्यूस हो गया, एलोगिया। नेक्स्ट इज ब्लंटेड इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट का मतलब हमें पता क्या आता है, इट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। तो ब्लंटेड इफेक्ट क्या होता है, जब तुम रिड्यूस्ड इमोशन शो करते हो, जैसे कि एंगर, जॉय, सैडनेस, जब तुम्हारे इमोशंस ब्लंट हो जाते हैं, मतलब रिड्यूस हो जाते हैं, तो वो ब्लंटेड इफेक्ट है। फ्लैट इफेक्ट क्या है, कंप्लीट एब्सेंस हो गया है, तुम पूरी तरीके से आप इमोशंस नहीं शो कर पा रहे हो, वो फ्लैट इफेक्ट। तो ब्लंटेड में रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन है, फ्लैट में कंप्लीट एब्सेंस है, ठीक है। ओवल्यूशन क्या है, इट इज लैक ऑफ मोटिवेशन, तुम कोई भी काम करने के लिए यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टू डू, ठीक है, तो लैक ऑफ मोटिवेशन को एवोल्यूशन कहते हैं, इनएबिलिटी टू बिगिन एनी टास्क, दैट इज एवोल्यूशन। एंड द लास्ट इज सोशल विड्रॉल, कि तुम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, अपने थॉट्स, अपनी फैंटेसीज में हो, एब्जॉर्ब हो पूरी तरीके से, और सोशली तुमने अपने आप को विड्रॉ कर लिया फ्रॉम योर सराउंडिंग। सो दीज आर दी नेगेटिव सिम्टम्स। मूविंग ऑन टू सम साइकोमोटर सिम्टम्स, कि ऐसे ये भी एड ऑन्स हो जाते हैं तुम्हारी बॉडी में, और ये कुछ रिमूवल भी हो जाता है, जैसे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का रिमूवल हो जाएगा, बॉडी का बहुत ही स्लो मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, रिड्यूस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। फिर अनयूजुअल फेशियल एक्सप्रेशन तुम शो करोगे, रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट्स, बार बार ऐसे बॉडी जिनका बिल्कुल भी अनयूजुअल से होंगे, पर्पसलेस से बार बार रिपीटेटिव बॉडी को मूव करोगे, फेशियल एक्सप्रेशन तुम्हारे एकदम अनयूजुअल से होंगे। फिर इस तुम्हारा कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी एंड कैटाटोनिक पोस्चरिंग। कैटाटोनिक स्टूपर क्या होता है, यहाँ पे यू आर मोशनलेस फॉर लॉन्ग पीरियड्स, तुम एकदम मोशनलेस तरीके से बिना अपनी बॉडी को मूव करे घंटों घंटों बैठे हुए हो, कैटाटोनिक स्टूपर, विदाउट मूविंग, ठीक है। कैटाटोनिक रिजिडिटी क्या होती है, कि एक तुमने बहुत ही रिजिड सा पोस्चर बना के तुम घंटों बैठे हुए हो, अपनी बॉडी को एक बहुत ही रिजिड पोस्चर में, स्टिफ पोस्चर में तुमने बना लिया, और तुम अब बिना हिले मूव करे बिना घंटों बैठे हुए हो, रिजिडिटी। कैटाटोनिक पोस्चरिंग, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सा बॉडी पोस्चर, बिजार सा बॉडी पोस्चर तुमने लंबे टाइम तक होल्ड करके रखा है। तो ये साइकोमोटर कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो दीज वाज एवरीथिंग अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, डिल्यूजन के टाइप्स, हेलुसिनेशंस के टाइप और साइकोमोटर सिम्टम, इतना याद कर लेना। मूविंग ऑन टू योर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि ऑनसेट इनका हो जाता है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है, ये डेवलपमेंटल पीरियड में हमको देखने को मिल जाते हैं, और जनरली ये तब अपीयर होते हैं जब बच्चा स्कूल उसने जाना शुरू भी नहीं किया होता है, बिफोर द चाइल्ड एंटर्स स्कूल और ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग के अर्ली स्टेज में, या फिर जब बच्चा ने स्कूल जाना शुरू भी नहीं किया होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कौन से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, एडीएचडी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। तो अब एडीएचडी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, लेट अस सी दैट। तो हमको पता है एडीएचडी क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अटेंशन डेफिसिट क्या है, योर इनअटेंशन, जहां पे तुम्हारा अटेंशन डेफिसिट हो रहा है। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं दे हैव डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन ड्यूरिंग टास्क और प्ले, मतलब लंबे ड्यूरेशन तक वो कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क में अपना अटेंशन सस्टेन करके, फोकस करके नहीं रख पाते हैं, ठीक है। डज नॉट लिसन, सुनते नहीं है, इजिली, बहुत जल्दी इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, फॉरगेटफुल हैं, और कोई भी टास्क को अनफिनिश्ड छोड़ देते हैं, तो ये हो गया इनअटेंशन, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं सुनना है, बच्चे सुन ही नहीं पाते हैं, मतलब अगर आप उनको बुलाते रहोगे तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो ये हो गया इनअटेंशन। इंपल्सिविटी क्या होती है, इंपल्सिविटी इज जब आपको इमीडिएट आपके टेम्पटेशंस, आपको इंपल्सिव बिहेवियर जिसको हम लोग कहते हैं, इमीडिएट टेम्पटेशंस को फुलफिल करना है, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे काम कर रहे हो, ठीक है। तो हम देखेंगे इंपल्सिविटी जो होता है यूजुअली अडल्ट में अगर और एडीएचडी होता है तो उनमें उनका जो बिहेवियर होता है वो जनरली इंपल्सिव बिहेवियर होता है, ठीक है। बच्चों में इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलता है। हाइपर एक्टिविटी की बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है बॉडी का, कांस्टेंट बॉडी का मूवमेंट है, ठीक है, मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर्पसलेस मूवमेंट है बॉडी का, जैसे क्लास में बच्चा एक जगह बैठ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, दैट इज हाइपर एक्टिविटी। एमलेसली रनिंग और क्लाइंबिंग, बहुत ज्यादा बात कर रहा है, तो ये सब होता है हाइपर एक्टिविटी। मूविंग ऑन टू ऑटिज्म। ऑटिज्म में जो बच्चा होता है उसके कुछ मेजर
डिफिशिट्स वो उसको होते हैं, जैसे सबसे पहले है सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनका सोशल बिहेवियर काफी ज्यादा, उनको उसमें डिफिकल्टी होती है। अनरिस्पॉन्सिव सा इनका बिहेवियर होता है। ठीक है, और अपने अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इनका पहली बात तो है कि सोशल बिहेवियर में इंपेयरमेंट्स होते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती है इनको, ये वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। स्पीच, बहुत से बच्चे तो स्पीच भी डेवलप नहीं कर पाते, अगर कुछ करते भी हैं तो बहुत ही रिपीटेटिव स्पीच होती है, जिसको हम लोग, इनकी स्पीच रिपीटेटिव होती है, इनके बॉडी मूवमेंट्स भी हम देखेंगे रिपीटेटिव होते हैं, जिसको हम लोग फिट्स कहते हैं, जब रिपीटेटिव बॉडी का मूवमेंट हो, स्पीच का मूवमेंट हो। ठीक है, तो जैसे रिपीटेटिव बिहेवियर भी होगा। ठीक है, और हम देखेंगे इनके इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, जल्दी अपने रूटीन को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो ऑटिज्म में जो बच्चे होते हैं उनके सिम्टम्स मेनली होते हैं सोशल इंटरेक्शन के साथ, वो इंपेयरमेंट्स होते हैं, कम्युनिकेशन की डिफिकल्टीज होती है ना, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। ठीक है, तो यूजुअली 70% ऑफ द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि हमने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से कवर करा था। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कब होती है? जब व्हेन द आईक्यू इट इज लेस देन 70, अगर 70 से कम आईक्यू है तो उस बच्चे को हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे कहेंगे, और पहले इस टर्म को हम लोग मेंटल रिटार्डेशन कहते थे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 रेंजेस होती हैं डिसेबिलिटी की। ठीक है, सबसे लीस्ट होती है प्रोफाउंड, मतलब सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होती है वो प्रोफाउंड डिसेबिलिटी वाले बच्चे को होती है। यहाँ पे उसकी आईक्यू होती है 20 से 25 से नीचे, 20 से 25 से नीचे। सीव्र में क्या होता है? सीव्र में क्या होता है? अब आपको करना है 15 ऐड कर देना, 20 में 15 ऐड कर दो, 25 में 15 ऐड कर दो। तो सीव्र आईक्यू रेंज होती है 20 से 25 से लेके 35 से 40 तक। ठीक है, सीव्र वाली हो गई। मॉडरेट में क्या होता है? यहाँ पे भी 15 ऐड कर दो तो इसकी आईक्यू रेंज हो जाएगी 35 टू 40 से लेके 50 टू 55। एंड माइल्ड वालों की हो जाएगी 55 टू 70। 70 के अगर नीचे होगा, 70 अगर ऊपर होगा तो वो नॉर्मल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से हमने चैप्टर 1 में देखा था, तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, आई विल नॉट। इसके बाद तुम्हारे आ जाते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? यहाँ पे जो बेसिक कुछ एकेडमिक स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स है बच्चे की, उसमें डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि वो लिख नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, इन सब में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, और टिपिकली ये भी स्कूल के अर्ली ईयर्स में, क्योंकि दिस इज ऑल्सो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो स्कूल के अर्ली सालों में ही ये चीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर आपने तारे जमीन पे देखी हो तो उसमें द चाइल्ड ईशान, उसको भी एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी थी। कौन सी डिसेबिलिटी थी? डिसलेक्सिया। कौन सी डिसेबिलिटी थी? डिसलेक्सिया। इसमें डिसलेक्सिया में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो, उनको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो दिस इज योर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। मूविंग ऑन टू योर डिसरप्टिव इंपल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें मेजरली 2 आ जाते हैं, एक होता है ओडीडी, ऑपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर, एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर में क्या होता है? इसमें जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा उनमें स्टबर्ननेस होती है, बहुत जिद्दी होंगे, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ही डिफिएंट सा उनका बिहेवियर होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफाई करते हैं, बात नहीं मानते बिल्कुल अडल्ट्स की, डिसोबे बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत ही हॉस्टाइल बिहेवियर है उनका। ठीक है, जैसे रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, आर्ग्यू करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, डेलिबरेटली दूसरों को अनॉय करेंगे, ये होता है ओडीडी। अपोजिशनल डिफेंट मतलब जो अपोजिट जो लोग हैं उनको डिफेंट, उनको डिसोबे करेंगे। अब अगर ये ओडीडी ट्रीटेड ना हो पाए, अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाए है, तो यही ओडीडी एक बहुत, हम देखेंगे फिर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर, इसमें और ज्यादा सिम्टम्स जो है हम देखेंगे एक्सट्रीम हो जाते हैं, जैसे सोशल नॉर्म्स का वायलेशन करेगा, फैमिली एक्सपेक्टेशन, दूसरों की राइट्स को रिटोरिएट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, स्टीलिंग करने लगते हैं, एनिमल्स को हार्म करने लगते हैं। तो यहाँ पे कंडक्ट डिसऑर्डर में और ज्यादा एक्सट्रीम इनके बिहेवियर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। फिर कुछ टाइप के एग्रेशन में, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एग्रेशन, जैसे कि वर्बल एग्रेशन। वर्बल एग्रेशन क्या होता है? जब हम वर्ड्स का यूज करते हैं दूसरों को ऑफेंड करने के लिए, तो ये होता है वर्बल एग्रेशन। फिर है फिजिकल एग्रेशन। फिजिकल एग्रेशन मतलब आप फिजिकल हार्म पहुंचा रहे हो दूसरों को, तो ये हो गया फिजिकल एग्रेशन। नेक्स्ट इज हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है कि आप कोई इंजरी की वजह से, कोई कॉज, आप किसी को कोई इंजरी, आप इंटेंडेड जानबूझ के आप एग्रेशन दिखा के किसी को इंजरी में कॉज करा रहे हो, इट इज हॉस्टाइल एग्रेशन। प्रोएक्टिव एग्रेशन क्या होता है? जब आपका ये जो एग्रेशन होता है ये गोल ओरिएंटेड एग्रेशन होता है, कि पर्टिकुलर आपको गोल, कोई पर्टिकुलर चीज पे ही आपको एग्रेशन करना है, प्रोएक्टिव एग्रेशन। नेक्स्ट इज फीटिंग एंड ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें जिसमें जो लोग होते हैं यूजुअली यंग लोगों को होता है। ठीक है, और हम देखेंगे इसमें आते हैं तुम्हारे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने आप को ओवरवेट देखते हैं, दे सी देमसेल्व्स एज ओवरवेट, बट एक्चुअली में वो अंडरवेट होते हैं। ठीक है, उनको एनोरेक्सिया नर्वोसा में उनको लग रहा होता है कि वो ओवरवेट है, बट एक्चुअली में वो अंडरवेट है। ठीक है, तो अब इस वजह से वो खाना नहीं खाते हैं, दे रिफ्यूज टू ईट, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं फिर खूब ज्यादा एक्सरसाइज भी कर लेंगे, तो इससे एक उनकी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज बनी होती है।
ठीक है, ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इसमें वो लोग हैं अंडरवेट पर उनको लग रहा है कि वो ओवरवेट है। नेक्स्ट इज बुलिमा नर्वोसा। बुलिमा नर्वोसा में बिंज ईटिंग करते हैं, जो इंडिविजुअल होता है बिंज ईटिंग करता है, बट बिंज ईटिंग करने के बाद उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, जिसकी वजह से फिर वो पर्ज करने लगता है। जितना भी उसने खाया है वो पर्ज करने लगता है, वॉमिटिंग के थ्रू या फिर मेडिसिन लैक्सेटिव्स के थ्रू वो पर्ज करने लगता है टू रिलीव द टेंशन एंड नेगेटिव इमोशंस। बुलिमा नर्वोसा। उसके बाद है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में फ्रीक्वेंट एपिसोड्स होते हैं अनकंट्रोलेबल ईटिंग के, मतलब जो इंडिविजुअल होता है अपने हंगर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, और कभी कभी तो भूखा नहीं है फिर भी खाता जाता है, एकदम फुल हो गए हैं अनकंफर्टेबल तरीके से फिर भी खाते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कंटिन्यू यहाँ पे बिंज ईटिंग के फ्रीक्वेंट एपिसोड्स होते हैं, ठीक है। तो बुलिमा नर्वोसा और बिंज ईटिंग में क्या डिफरेंस होता है? बुलिमा नर्वोसा में इज ऑल्सो बिंज ईटिंग होते हैं, बिंज ईटिंग में तो बिंज ईटिंग होता ही है। बुलिमा नर्वोसा में बिंज ईटिंग करने के बाद एक गिल्ट महसूस होता है इंडिविजुअल को, जिससे कि फिर वो पर्जिंग में इन्वॉल्व होता है, बट बिंज ईटिंग में एज सच कोई गिल्ट नहीं होता है और वो खाता चला जाता है इंडिविजुअल डिस्पाइट बीइंग फुल, ओवर ईटिंग करता है। एंड द लास्ट इज योर सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या होता है? जब हम देखेंगे हमारा एडिक्टिव बिहेवियर, इट इज ड्यू टू, हो सकता हो तुम हाई कैलोरी फूड को इनटेक करो जिससे एक्सट्रीम ओबेसिटी हो सकती है, या फिर सब्सटेंस अब्यूज जैसे कि अल्कोहल वगैरह, कोकेन वगैरह, इनसे ये सब सब्सटेंस एडिक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। तो एनसीईआरटी में 3 सब्सटेंसेस मेजर मेंशन है, विच इज अल्कोहल, हेरोइन एंड कोकेन। तो इन सबका इंपैक्ट सिमिलर होता है, ये सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को इंपेयर करता है, थिंकिंग में इंटरफेयर करता है, पुअर परफॉर्मेंस होती है, इंटॉक्सिकेशन हो जाता है पूरे पूरे दिन तक। तो यहाँ आपको सब्सटेंस अब्यूज में 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला होता है ड्रग डिपेंडेंसी। ड्रग डिपेंडेंसी, ड्रग डिपेंडेंसी क्या होता है? जब किसी ड्रग के कांस्टेंट कंजप्शन की वजह से, लार्ज अमाउंट ऑफ कंजप्शन की वजह से आप डिपेंडेंट हो जाते हो उस ड्रग पे, एंड डिपेंडेंट इस तरीके से हो जाते हो कि अब वापस से उस ड्रग के उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचने के लिए आपको ज्यादा लार्जर अमाउंट कंज्यूम करना होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी बिल्ड हो गई है। तो थोड़े थोड़े अमाउंट से कुछ नहीं होगा, आपको एक उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से पहुंचने के लिए आपको ज्यादा और ज्यादा लार्जर अमाउंट कंज्यूम करने पड़ेंगे। दिस इज ड्रग डिपेंडेंसी। नेक्स्ट इज विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? विड्रॉल सिम्टम इज जब आप लेट से आपको सब्सटेंस अब्यूज है, कोई आप एक पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस है जिसको आपने बहुत ज्यादा कंज्यूम करा एंड तुम ड्रग डिपेंडेंसी हो गई है तुम्हें, तो अब अगर तुम एकदम से विड्रॉ करना चाहोगे उस सब्सटेंस को, तो हो सकता है उससे क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम महसूस होते हैं तुम्हें बॉडी में, जिसमें हो सकता है कि तुमको और ज्यादा रिकरेंट नीड हो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। तो इसीलिए कहते हैं, कहा भी जाता है कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप धीरे धीरे करो। अगर आज आपने इतना अमाउंट कंज्यूम करा है तो कल थोड़ा कम करना, फिर उससे कम, ऐसे हम लोग धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। एक साथ विड्रॉ करेंगे तो और ज्यादा नीड होगी, अर्ज होगी उस सब्सटेंस के कंजप्शन की, ठीक है। तो मेन आपको ड्रग डिपेंडेंसी एंड विड्रॉल सिम्टम समझना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कुछ इफेक्ट ऑफ अल्कोहल मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, ठीक है। कंपेरेटिव बहुत आसान सा बॉक्स है, इसको आप पढ़ लेना। एंड कुछ कॉमनली अब्यूज्ड सब्सटेंसेस जो कि DSM 5 में के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने देखा अल्कोहल हो गया, कोकेन हो गया, कॉफीन, marijuana, LSD, सिगरेट, हेरोइन, ओपिएट, ये सब कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आप एक एक एग्जांपल याद कर सकते हो कि स्टिमुलेंट्स में कौन कौन से होते हैं, कैफीन में क्या होता है, कैनबीज में क्या होता है, एक एक एग्जांपल याद कर सकते हो, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का चैप्टर, एंड आई होप थ्रू दिस वे आपको रिलेटिवली आपने बहुत आसानी से ये पूरा चैप्टर समझ लिया हो। एंड ठीक है, सो द PDF ऑफ दिस चैप्टर विल बी अपलोडेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल। PDF या नोट्स ये टेलीग्राम पे अपलोडेड होंगे, इसके PYQs भी अपलोडेड होंगे ऑन द टेलीग्राम। सो मेक श्योर आप सबकी लिंक्स यू शुड चेक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो आप टेलीग्राम में भी DM कर सकते हो, ऑन द ग्रुप यू कैन ऑल्सो टाइप योर कमेंट्स एंड एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। सो विद दिस कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।